CH21 बड़ा झटका। मिहिर अपने सामने खड़ी लड़की की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा होता है। उसे समझ में नहीं आता कि कैसे ये लड़की अपनी छोटी बहन से इतनी उम्मीदें लगाए बैठी है। मिहिर अब वहां से जाना चाहता है और उसने खड़े होने से पहले एक बार फिर सामने लगी तस्वीर को गौर से देखा और कहा, ठीक है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, तुम अपना ख्याल रखना। वह धीरे धीरे उस छोटे से घर से बाहर निकल गया और अंधेरे गली से होते हुए सिटी की तरफ चला गया। मिहिर इस वक्त पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। बार बार उसके सामने उस लड़की का चेहरा आ रहा है कि वो कैसे अपनी छोटी बहन की पढ़ाई के लिए ये सब कर रही है। उस लड़की की भावनाएं मिहिर अब भी महसूस कर सकता है। वो इस समय पैदल ही चल रहा है कि तभी उससे कुछ ही दूरी पर एक पोश कार आकर रुकी और अगले ही पल सड़क पर ऊंची हील्स की आवाज सुनाई पड़ी। मिहिर ने जब उस तरफ देखा तो उस कार से एक लड़की बाहर निकली। उस लड़की को देखते ही मिहिर के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि मिहिर इस लड़की को जानता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी लड़की की छोटी बहन है जिसकी तस्वीर मिहिर ने बस कुछ ही देर पहले देखी थी। ये लड़की सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। उसने काफी स्टाइलिश कपड़े पहने हुए हैं जिससे उसके कर्व्स साफ नजर आ रहे हैं। उसका शरीर पतला है, यहाँ तक कि उसकी बड़ी बहन की तुलना में ये लड़की काफी ज्यादा चालक नजर आ रही है। वो लड़की कार के अंदर झुकी और अंदर बैठे आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, डार्लिंग आप बहुत स्लो हैं। ये बात सुनते ही मिहिर हक्का बक्का रह गया। मिहिर उस लड़की के हर शब्द और हरकत को देख रहा है। ये बात तो साफ है कि उसके सामने खड़ी लड़की हर आदमी से इसी तरह से बात कर सकती है। ये कह सकते हैं ये उसकी आदत में शुमार है। अगले ही पल कोई ड्राइवर सीट से बाहर आया। वो दिखने में तकरीबन 40-45 साल का आदमी है जिसने काफी कपड़े पहने हुए हैं। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में वो अच्छा लग रहा है। उसने कार का दरवाजा बंद किया और लड़की की तरफ चला गया। मुस्कुराते हुए उसने लड़की के कान में फुसफुसाते हुए कहा, ऐसी बात है तो तुम्हारी शिकायत को दूर कर देता हूँ, सेकंड फ्लोर पर प्राइवेट रूम में मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में वहीं तुमसे मिलता हूँ। लड़की बहुत खुश नजर आ रही है। वो मुस्कुराई और उस आदमी के गाल पर किस करके अंदर की तरफ चली गई। मिहिर ने उस डायरेक्शन में देखा तो सामने एक बहुत बड़ा पब है। तभी उस आदमी की नजर मिहिर पर पड़ी और वो सिगरेट जलाते जलाते मिहिर की तरफ चला गया। यंग मैन तुम ऐसे क्या देख रहे हो? मिहिर थोड़ा हैरान सा हो गया। नहीं, कुछ नहीं, उस आदमी ने आगे कहा, वो मेरी लवर है और तुम्हारी आंखें किसी शिकारी की तरह हैं। मेरे ख्याल से इस तरह से किसी को देखना गलत बात है ना? उद्धरण चिन्ह। मिहिर ने अकड़ते हुए कहा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मिहिर सोच भी नहीं सकता है कि अगर उसने उस बार वाली लड़की को उसकी बहन की सच्चाई बता दी तो वो जिंदा भी रह पाएगी, इस सच्चाई को कभी बर्दाश्त कर पाएगी। उसने अपनी बहन के लिए कितना कुछ किया है और अब भी कर रही है, लेकिन उसकी बहन उसके दिए हुए पैसे से क्या कर रही है वो तो इस बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। ये घटिया लड़की अपनी बहन का खून चूस रही है। मिहिर इस लड़की की सच्चाई जानने के लिए और भी आतुर हो चुका है। वहीं वो आदमी मिहिर की बात सुनकर थोड़ा नाराज हो गया। तुम कितने बेशर्म हो, वो लड़की मेरी है इसलिए उससे दूर रहो। इतना कहकर उस आदमी ने एक रुमाल निकाला और पब की ओर चलने से पहले अपनी उंगलियों को साफ किया जिससे सिगरेट की बदबू आ रही होती है। उसी वक्त मिहिर ने एक अहम फैसला लिया कि वो इस लड़की की असलियत का पता लगाकर रहेगा और वो भी इसे पब की ओर चल पड़ा। रिसेप्शन में वेटर ने अपनी पलकें उठाई और मिहिर की तरफ देखकर कहा, अगर आप पीना चाहते हैं तो वहां जाकर बैठ जाइए। नहीं, मैं एक रूम बुक करना चाहता हूँ। मिहिर ने धीरे से कहा, मैं चाहता हूँ कि वो रूम वहां सेकंड फ्लोर पर हो, जहां से बाहर का नजारा सबसे सुंदर लगता है। हे, क्या आपको नहीं पता कि हमारे बार में सभी कमरे पहले से बुक किए जाते हैं और अभी हमारे पास एक भी रूम खाली नहीं है? उद्धरण चिन्ह। वेटर धीमी आवाज में बड़बड़ाया, वैसे आपको देखकर लगता है कि अगर कोई रूम खाली भी हो तो भी क्या आप उस रूम को अफोर्ड कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। मिहिर ने अचानक अपने बैग से अपना ब्लैक कार्ड निकाला और उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या इतना चलेगा? उस तेज रोशनी के नीचे वो ब्लैक कार्ड काफी चमक रहा है। सब ब्लैक कार्ड को देखते ही वेटर दंग रह गया। उसने ध्यान से वो ब्लैक कार्ड लिया और उसे स्वाइप किया। यह असली है। 50,000 से भी ज्यादा अमाउंट उस कार्ड से निकाल लेने के बाद उस वेटर के चेहरे पर परेशानी झलकने लगी। उसने धीरे से कहा, सर आई एम सॉरी, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ऑर्डिनरी रूम बचा है। मैंने आपके कार्ड से 52,000 लिए हैं। मैं आपके बाकी के पैसे मैं आपको कुछ देर में वापस कर दूंगा। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप वहां जा सकते हैं। मिहिर ने ध्यान से इधर उधर देखा और फिर अपनी जेब से 3 नोट निकाले और उस वेटर के सामने रख दिया। पहले मुझे ये बताओ, जो कपल मुझसे पहले यहाँ आया है उनका प्राइवेट रूम कौन सा है? क्या तुम मुझे उनका डिटेल दे सकते हो क्या? वेटर को पहले से ही पता है कि मिहिर बहुत अमीर है, इसलिए उसने मिहिर को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप प्लीज इस बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा इसके बारे में, क्योंकि मेरी जॉब भी जा सकती है। वो लोग उस कमरे में हैं। उसने ऊपर के कमरे की तरफ इशारा किया। मिहिर ने गौर किया तो उसके साथ ही एक और रूम है, लेकिन उस रूम में कोई भी नहीं है क्योंकि वहां के पर्दे और लाइट दोनों बंद है। मिहिर ने वेटर से कहा, उस कमरे को देखकर तो लग रहा है कि उस कमरे में कोई भी नहीं है, तो तुम मुझे वो रूम क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे वो रूम चाहिए। मिहिर तुरंत नाराज हो गया। वेटर ने बार बार अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं सर, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको वो रूम नहीं दे सकता। बात बस इतनी सी है कि उस रूम को जिन्होंने बुक किया है वो अभी तक यहाँ आए नहीं है। वेटर मिहिर के करीब गया और धीरे से बोला, वो लड़की पब मालिक की दोस्त है, हम उनको नाराज नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। हालांकि जब उन्होंने देखा कि मिहिर थोड़ा नाराज है तो उस वेटर ने बात बदलते हुए कहा, लेकिन अभी भी आपके पास एक तरीका है। आज रात एक प्राइवेट रूम के लिए बोली लगने वाली है, हालांकि ये काफी ज्यादा महंगा होगा क्योंकि ये रूम यहाँ से सभी रूम से अलग और उन सब रूम से काफी ज्यादा अच्छा है।
इस रूम को बुक करने के लिए बोली लगाई जाएगी और जो भी इस प्राइवेट रूम की बोली जीत जाएगा वो रूम उस पर्सन के लिए 1 साल के लिए रिजर्व हो जाएगा। आप एक बार ट्राई क्यों नहीं करते हैं? उद्धरण चिन्ह। उसे केवल 1 रात की जरूरत है लेकिन यह वेटर उसे इस तरह की सर्विस पूरे 1 साल के लिए ऑफर कर रहा है। मिहिर पूरी तरह से अवाक रह गया। भले ही वो बहुत रईस है फिर भी उन पैसों को वो ऐसे ही लापरवाही से खर्च नहीं कर सकता है। पिछले कुछ सालों की सजा में उसे पैसे की वैल्यू अच्छे से समझ आ गई है। उसके बाद से ही मिहिर को मेहनती और किफायती होने की आदत पड़ गई। वेट अ सेकंड, ये नीलामी मिडनाइट शुरू होती है और तब तक चलती है जब तक उस प्राइवेट रूम को खरीद नहीं लेते। ये सब कहते हुए उस वेटर ने एक ड्रिंक बनाए और उसे मिहिर के सामने रख दिया। सर, हम उस वक्त तक यहाँ इंतजार कर सकते हैं जब तक नीलामी शुरू नहीं हो जाती। तब तक के लिए आप इस ड्रिंक को एंजॉय कीजिए। उद्धरण चिन्ह। उस ड्रिंक का कोई कलर नहीं है। मिहिर को समझ नहीं आया कि ये कौन सी ड्रिंक है। वो नॉर्मल वाटर जैसा दिखा रहा है इसलिए उसने पूछा, क्या ये वाइन है? उद्धरण चिन्ह। उसने कप उठाया और अपनी नाक के पास ले जाकर उसकी गंध ली। वो सच में शराब है लेकिन यह उतनी स्ट्रांग नहीं है। यहाँ तक उसमें एक अलग सी महक आ रही है। मिहिर ने हल्के से एक घूंट पिया और उस ड्रिंक में एक मसालेदार टेस्ट आया जो मिहिर को बहुत अटपटा लगा। यह इतना स्पाइसी क्यों है? इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी अचानक से उस वेटर ने मिहिर का हाथ ऊपर उठाया और बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, आपने आज प्राइवेट रूम के लिए होने वाले नीलामी के लिए भाग लेने के लिए खुद को क्वालिफाई कर लिया है। उद्धरण चिन्ह। उन कुछ ही मिनटों में सभी लोग मिहिर की तरफ देखने लगे। हर कोई जलन भरी नजर से मिहिर की ओर देख रहा है। वो सभी एकदम शॉक्ड है। एक आदमी ने तंज कसते हुए कहा, ये कैसी सिचुएशन है? क्या उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए ड्रिंक करना पड़ता है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। वेटर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान है। उसने मिहिर की तरफ झुककर कहा, सर प्लीज मुझे माफ कर दें, लेकिन मैंने वही किया जो मुझसे करने के लिए कहा गया। इस बार की जो मालकिन है वो थोड़ी सी अजीब है। उद्धरण चिन्ह। उसी वक्त एक जोश भरा गाना बजने लगा और सभी डांस फ्लोर पर थिरकने लगे। बार में काफी अच्छे म्यूजिक प्ले किया जा रहा है। तभी जैसे ही घर बड़ी ई में 12 बजे उस डांस फ्लोर से एक लड़की वहां से निकलकर डीजे के पास गई और कुछ ही सेकंड्स में वहां पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। फिर वो लड़की आगे बढ़ी और फ्लो पर आ गई। उस लड़की की उम्र तकरीबन 20 साल होगी। उसने अपने हाथ में पकड़ा माइक्रोफोन उठाया और धीरे से हंसते हुए कहा, थैंक यू फॉर कमिंग हियर टुनाइट, बट इट्स अ स्पेशल नाइट, क्योंकि मैंने आज यहाँ बहुत ही स्पेशल रूम रेडी करवाया है। मैंने आज इस बार में सबसे अच्छे कमरे की बिडिंग रखी है और उस कमरे में मैंने एक स्पेशल गिफ्ट भी तैयार किया है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उस लड़की ने अपनी बात खत्म की मिहिर अजीब तरीके से मुस्कुराने लगा। वो सोचने लगा, इस लड़की ने काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग दांव खेला है। अब तक 3 लोग हैं जिन्होंने इस नीलामी में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई किया है। वह आगे बोलने ही वाली होती है कि वेटर जल्दी से उसके पास गया और उसके कान में कुछ बोलकर मिहिर की तरफ इशारा किया, जिससे वो लड़की हंसने लगी। आई एम सॉरी, जब मैं बैक स्टेज इसकी तैयारी कर रही थी तो एक और पर्सन ने भी उस ड्रिंक को ट्राई किया और अब इस बिडिंग में टोटल 4 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वेटर वहां से मिहिर के पास वापस आ गया और धीमी आवाज में बोला, मुझे लगता है कि इस बिडिंग को आप ही जीतेंगे। जिसे सुनकर मिहिर हंसने लगा और बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे पता है कि उनके पास कितने पैसे हैं लेकिन उनमें से किसी के भी पास ब्लैक कार्ड नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उस कार्ड में कितने पैसे होंगे। अटेंडेंट ने धीरे से कहा, अरे मैंने इस शहर में कभी किसी के भी पास कोई ब्लैक कार्ड नहीं देखा है। उस वेटर की बातों ने मिहिर का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया और वो मुस्कुराने लगा। ये पब इस शहर का जाना माना और बड़ा पब है। यहाँ अनगिनत अमीर लोग हर दिन आराम करने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ आपके पास अपने लिए एक प्राइवेट रूम होना आपके करियर के लिए एक अच्छा चांस हो सकता है। आप मेरी बातों पर यकीन कर सकते हैं। मिहिर ने खुशी के साथ उस वेटर की ओर देखा। उसकी बातें सुनकर मिहिर को ऐसा लगा कि इसे वेटर नहीं मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर होना चाहिए। ये आदमी अपनी बातों से ही लोगों को अपने जाल में फंसा सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़का यहाँ अपना टैलेंट वेस्ट कर रहा है। मिहिर अब चुपचाप स्टेज की तरफ देखने लगा। जल्द ही उन्होंने देखा कि डांस फ्लोर पर कुछ चेयर्स लगा दी गई और उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। वहां सभी लोग 4 हिस्से में डिवाइड हो गए। तो मिहिर के अलावा और कौन 3 लोग होंगे? का तारांकन तारांकन तारांकन। आखिर कौन है इस बार मालिक की दोस्त? क्या होगा इस बिडिंग का रिजल्ट? क्या मिहिर जीतेगा इस बिडिंग को? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ रईस ज़्यादा पॉकेट एफएम पर। CH22 जंगली भेड़िया। मिहिर सामने स्टेज की ओर देख रहा होता है जहां 4 लोगों के लिए कुर्सियां लगा दी गई है। तभी मिहिर की नजर उस लड़की और मिडिल एज आदमी पर पड़ी। वो लोग मिहिर के लेफ्ट साइड पर खड़े हुए हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग यहाँ के कोर मेंबर्स हो। वो धीरे धीरे एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। जब वेटर ने मिहिर को उस लड़की को घूरते हुए पाया तो वो मुस्कुराया और मिहिर से बोला, सर अब आप मुझसे ये मत कहना तो वो लड़की आपको भी पसंद है। ओह गॉड, वो लड़की एक फेमस मैंटिस है। मिहिर ने वेटर से पूछा, मैंटिस? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि वो फेमस और रईस लोगों को अपनी खूबसूरती की जाल में फंसाती है और उनसे पैसे लूटती है, और जब उसका उन लोगों से मन भर जाता है तो वो उन्हें छोड़ देती है। उद्धरण चिन्ह। वेटर की बात सुनकर मिहिर का शक यकीन में बदल गया। वेटर ने अपने कंधों को झुकाया और बोला, उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो अपनी खूबसूरती का गलत फायदा उठाती होगी। उसके इस खूबसूरत चेहरे को देखकर बड़े से बड़े लोग भी उसको अपना बनाना चाहते हैं और ये लड़की उनके सामने खुशी खुशी खुद को सौंप देती है। अगर उन लोगों को इस लड़की के बारे में पता भी होगा तब भी वो लोग इसे पाना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि मिहिर ने जितना इस लड़की के बारे में सोचा है ये उससे भी कई गुना ज्यादा शातिर लोमड़ी है। इस लड़की से जुड़ी बातें बहुत ही मुश्किल है।
मिहिर ने एक पल के लिए सोचा और एक नॉर्मल लड़के होने की एक्टिंग की। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ भी वैसा ही करेगी जैसा उसने दूसरों के साथ किया है। उद्धरण चिन्ह। वो लड़की सीधी बैठी स्टेज की तरफ ही देख रही है। मिहिर को लगा जैसे उसके बारे में कुछ तो ऐसा है जो वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन उसे ये भी लग रहा है कि वह सच के बहुत करीब है। ये एक ऐसी इच्छा है जो किसी भी इंसान के दिमाग को निगल सकता है। मिहिर ने अपनी नजर घुमाकर जब बाकी के लोगों की तरफ देखा तो उन लोगों के बीच उसे एक जाना माना चेहरा नजर आया। ये कोई और नहीं बल्कि आलिया है, जिसे देखते ही मिहिर एक पल के दंग रह गया। ये आलिया यहाँ क्या कर रही है? उद्धरण चिन्ह। मिहिर की नजर उसी पर टिकी हुई है। उसने देखा कि आलिया घमंड से स्टेज की तरफ देख रही है। तभी आलिया भी सीधा स्टेज पर गई और एक कुर्सी पर बैठ गई। वो लड़की हमारे बॉस की दोस्त है, ये कह सकते हैं कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वेटर ने मिहिर की नजर को नोटिस करते हुए जवाब दिया। आज रात जिसने उस प्राइवेट रूम को बुक किया है वो ये ही है। उद्धरण चिन्ह। आलिया कपूर और इस बार की लेडी ओनर वास्तव में करीबी दोस्त है। मिहिर पूरी तरह अवाक हो जाता है। कुछ देर बाद अचानक उसने पूछा, क्या आपके पास कोई मास्क है जो मेरे चेहरे को ढक सके? वेटर ने तुरंत एक भेड़िया सिर का मुखौटा निकाला और मिहिर की ओर बढ़ाया। मिहिर ने देखा कि मास्क बहुत ही अच्छा है। वेटर ने बताया, हर महीने हम कुछ गेस्ट को ये मास्क भेजते हैं जिनको अपनी पहचान छुपानी होती है और आज ये आपके काम आ रहा है। मिहिर जितना इस बार के बारे में जान रहा है उसकी दिलचस्पी इसमें बढ़ती जा रही है। इस मास्क को पहनने के बाद मिहिर को आलिया के सामने अपनी पहचान आने का डर नहीं है। तभी तीसरा मेंबर एक बुरी आंख वाला आदमी है। वो आदमी काफी यंग नजर आ रहा है। उसके आसपास काफी सारी लड़कियां बैठी हुई है, लेकिन एक मासूम सी लड़की को देखने से लग रहा है जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड है। स्टेज पर खड़ी लड़की ने जोर से कहा, जो भी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, प्लीज सामने की चेयर में बैठ जाएं। उद्धरण चिन्ह। वेटर ने जल्दी से मिहिर को देखकर कहा, जल्दी से जाइए सर, हम इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकते। उद्धरण चिन्ह। मिहिर ने अपने कपड़े सही किए और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। आखिरी ग्रुप में वह अकेला बैठा हुआ है। लोग आपस में बातें करने लगे, देखो उसने कितने ऑर्डिनरी कपड़े पहने हैं, क्या तुम्हें लगता है कि वह अमीर है? उद्धरण चिन्ह। किसी भी बुक को उसके कवर से देखकर जज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मुंबई में ऐसे कई लोग हैं जो आम लोगों की तरह रहना पसंद करते हैं और जब वो शो करते हैं तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। शायद वो अपने शिकार के लिए चारा बनकर आया है। उद्धरण चिन्ह। उसे एक पल में ही उसके पीछे मौजूद बहुत सी लड़कियों ने उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। एक्सक्यूज मी, मैं आपका नाम नहीं जानती तो मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? उद्धरण चिन्ह। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान एक फूल की तरह है। जैसे ही उसने मिहिर से कहा, पूरे बार का माहौल गर्म हो गया। ये सब समझ गए कि वो लड़की मिहिर को छेड़ रही है। मिहिर ने अपनी आवाज बदल कर कहा, बस मुझे जंगली भेड़िया बुलाओ। उसका लाजवाब जवाब सुनकर सिवाय आलिया के सब हंसने लगे। आलिया ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाकर एक नजर उसे देखा और फिर वापस सामने की तरफ देखने लगी। जंगली भेड़िया, क्या आप आज रात अपना खोया हुआ कोई नक्शा ढूंढने आए हैं? स्टेज पर खड़ी लड़की ने मजाक किया। एक पल में ही घबराहट का माहौल अब पूरी तरह से खत्म हो गया और सभी जोर जोर से हंसने लगे। वो लड़की एक मिनट रुककर आगे बोली, ऑल राइट, लेट्स गेट टू द पॉइंट। आज रात के प्राइवेट रूम की नीलामी शुरू करते हैं जिसकी शुरुआती कीमत 2 लाख है, इसलिए हम फ्रीली बिडिंग की कीमत बढ़ा सकते हैं। बट एज लॉन्ग एज आई शाउट 3 टाइम्स और कोई भी उस कीमत से आगे नहीं बढ़ता तो वो बिडिंग फाइनल हो जाएगी। अब अगर किसी को इस चीज से दिक्कत नहीं तो चलो शुरू करते हैं। मिडिल एज आदमी ने अपनी पलकें उठाई और उसके बगल में बैठी लड़की ने उसके मुंह में एक पनीर का टुकड़ा डाल दिया। फिर उस लड़की ने अचानक अपना हाथ उठाया और कहा, मैं 3 लाख पे करूंगी। आलिया कपूर ने उस आदमी को घूरते हुए कहा, 3,50,000। उद्धरण चिन्ह। और फिर अचानक सभी की निगाहें मिहिर और उस भूरी आंख वाले आदमी पर टिक गई। अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो इस रूम की कीमत पर 30,000 है। वेटर मिहिर के पीछे आकर बैठ गया। अगर हम बाकी चीजों को इसमें जोड़े तो इसमें लगभग 5,000 और जोड़ दें। उद्धरण चिन्ह। मिहिर को बिल्कुल भी जल्दी नहीं है। वह चुपचाप उस भूरे आंख वाले आदमी को देख रहा है। अब वो आदमी भी चुपचाप मिहिर की ओर देखने लगा। अचानक उस आदमी ने अपना हाथ उठाया और अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, 4 लाख। अब वे सभी मिहिर के बोली लगाने का इंतजार करने लगे। मिहिर वहां शांति से बैठा रहा जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पर जैसे ही उसने सभी की नजरों का सामना किया वो थोड़ा अजीब महसूस करने लगा। वही उस मिडिल एज आदमी खुद को अचानक से हारा हुआ महसूस करने लगा। वह पहले से ही बुरा है, भले ही वह अपनी लाइफ में कामयाब रहा। उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, अनगिनत पैसे हैं, फिर भी वो जब जवान था तब भी उसके पास मिहिर जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था। जितना ज्यादा उसने इसके बारे में सोचा उतना ही ज्यादा उस मिडिल एज आदमी को लगा जैसे कि वह उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसने अचानक अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपने बगल में बैठी लड़की को अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, 10 लाख रुपए। आलिया की तीखी नजर अचानक से ही मिहिर पर आकर रुक गई, जैसे वह उससे पूछ रही हो कि उसने बोली क्यों नहीं लगाई। मिहिर मुस्कुराया और बोला, 15 लाख। उद्धरण चिन्ह। जब मिहिर ने कहा तो अचानक ही भीड़ में हड़कंप मच गया। सबकी नजर मिहिर पर ही टिकी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे उनके मन में कई सवाल हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसके पास इतना पैसा होगा? उद्धरण चिन्ह। उसके पीछे कुछ लोग इसी तरह से आपस में बात करने लगे। हालांकि ऐसा लग रहा है जैसे मिहिर ने उन लोगों की बात नहीं सुनी। यहां तक कि मिहिर ने उस मिडिल एज आदमी को देखने के लिए अपना सिर उठाया और उसे घूरने लगा। उस मिडिल एज आदमी की आंख में एक तेज चमक आ गई और उसने चिल्लाकर कहा, 20 लाख रुपए। उद्धरण चिन्ह। इसी तरह सभी लोग एक के बाद बिडिंग करने लगे और आखिर में उस मिडिल एज आदमी ने 40 लाख में वो प्राइवेट रूम 1 साल के लिए खरीद लिया।
स्टेज में खड़ी लड़की मुस्कुरा रही है। 40 लाख कुछ ऐसा है जिसे कई लोग जीवन भर काम करके भी नहीं कमा सकते। लेडी बॉस खुशी से हंसी। उसने भीड़ से उस मिडिल एज आदमी को बधाई देने का आग्रह किया, फिर वो आलिया को देखकर मुस्कुराने लगी। आलिया कपूर अपनी जगह से उठी और मिहिर की तरफ चली गई। तुम फिर से मेरे सामने क्यों हो? आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? मिहिर एक पल को हैरान रह गया। तो तुमने मुझे पहचान लिया? आलिया ने मिहिर को कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों हो? जब तुम अपनी फ्रेंड की हेल्प करने और बिडिंग में प्राइस बढ़ाने यहाँ आ सकती हो तो मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? मिहिर ने कहा, बात बस इतनी सी है कि हम दोनों सेम चीज ही कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। आलिया, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है, क्या हम प्राइवेट रूम में चले? उद्धरण चिन्ह। एक प्यारी सी लड़की मिहिर के सामने आ गई और फिर आलिया को चिढ़ाते हुए उसने अपनी आंखें मिहिर की ओर करते हुए कहा, क्या आप वही है जिसका जिक्र आलिया ने थोड़ी देर पहले किया है? दीपिका, अब चुप हो जाओ। आलिया ने अपने होठों को हल्के से काट लिया और कहा, चलो रूम में चलकर बात करते हैं। उद्धरण चिन्ह। दीपिका ने हंसते हुए कहा, ठीक है, वैसे भी यह बात करने के लिए एक सही जगह नहीं है। वो मिहिर की तरफ मुड़ी और बोली, तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते? उद्धरण चिन्ह। मिहिर ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। एक पल को मिहिर रुका और उस वेटर को ढूंढने लगा, लेकिन वेटर का वहां कोई नामो निशान नहीं था। हालांकि उसे पहले से पता है कि उस वेटर का काम अमीरों को अपनी बातों में फंसाकर प्राइस बढ़ाना है, लेकिन मिहिर के मन में उसके लिए अच्छे ओपिनियन बन गया है। इसका मतलब साफ है कि वो वेटर और आलिया कपूर दोनों ने फिलहाल के लिए उस रूम का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ा दिया और ये दोनों लोग शायद अपने लेडी बॉस दीपिका के लिए ये सब कर रहे थे। किसने सोचा होगा कि उस बुरे आदमी की जलन ने उसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया? उसने बिडिंग जीतने की होड़ में कितनी बड़ी बेवकूफी की है, और उस बेवकूफी के बाद भी उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। उसने यूं ही अपने 40 लाख फेंक दिए ताकि वो मिहिर को हरा सके, और उसके बाद भी उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। फिर मिहिर चुपचाप दीपिका और आलिया के साथ ऊपर की ओर चला गया। उस जगह की साउंड प्रूफिंग बहुत अच्छी है और यह जगह भी बहुत शांत है। रूम में पहुंचते ही दोनों लड़कियों ने अपने अपने ब्लेजर को निकलकर सोफे पर रखा दिया और जाकर आराम से बेड पर बैठ गई। उस साफ रोशनी में मिहिर ने अपने सामने बैठी उन दोनों लड़कियों की तरफ देखा। वो दोनों काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। मिहिर को सिर्फ एक चीज हैरान कर रही है कि आखिर आलिया इन सब के लिए मान कैसे गई। ये एक तरीके से इम्पॉसिबल है। उसने आलिया के कंधे पर अपना हाथ डाला और बोली, आलिया, ये लड़का तो काफी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट है। उद्धरण चिन्ह। आलिया ने उसे घूरते हुए कहा, यह बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अंधों में काना राजा होता है। उद्धरण चिन्ह। मिहिर ने उसकी बातों को नहीं नकारा और मुस्कुराते हुए दीपिका से कहा, वैसे कुछ भी कहो, मुझे तुम्हारा ये तरीका बड़ा पसंद आया। एक सिंपल तरीके से आप दूसरों का दिल भी जीत गई और उस बूढ़े आदमी से अच्छे खासे पैसे भी ले लिए। मुझे तो उस पर तरस आ रहा है। दीपिका ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, उसे किसने कहा था छोटी लड़कियों से झूठ बोलने और उससे चिपकने के लिए? मैं बस उसे एक अच्छा सब सिखा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। मिहिर दीपिका की बात सुनकर हैरान रह गया। तुम कहना क्या चाहती हो? मिहिर ने सवाल किया। उस लड़की के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। तारांकन तारांकन तारांकन। तो क्या होगा कहानी में आगे? आखिर क्या है उस बूढ़े की सच्चाई? कैसे मान गई आलिया इस बिडिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए? आखिर आगे क्या करने वाला है मिहिर? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ रईस ज़ादा पॉकेट FM पर। CH23 उलझन। दीपिका ने मिहिर की ओर देखते हुए कहा, वो आदमी कम नहीं है, उसने कई छोटी लड़कियों की जिंदगी बर्बादी की है और जाने कितनों को धोखा दिया है। मिहिर ये सुनकर हैरान रह जाता है। तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने कहा कि उसने कई लड़कियों को धोखा दिया है। क्या कोई सबूत है तुम्हारे पास? मिहिर ने सवाल किया। हालांकि मिहिर ने अपने ख्यालों को अपने दिल में रखा। आलिया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें हमारी बातों पर भरोसा नहीं है? और जब तुमको उसके ऊपर ही भरोसा है तो तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मिहिर ने अपना सिर हिलाया और बोला, मैं तुम लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं उस आदमी के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि उसके साथ जो लड़की थी उसके लिए आया हूँ। मुझे बस उस लड़की के बारे में जानना है। आलिया उसकी तरफ ऐसे घूर कर देखने लगी जैसे उसने कोई गुनाह करते हुए पकड़ लिया हो। उसने मन में कहा, आखिर वो किसी और लड़की के बारे में कैसे सोच सकता है? मिहिर ने उसके चेहरे को देखते ही समझ लिया कि वो क्या सोच रही है, इसलिए उसने बात को समझाते हुए कहा, देखो बात ऐसी है कि मैं आज ही उस लड़की की बड़ी बहन से मिला हूँ। और उसने मुझे जैसा इस लड़की के बारे में बताया है वह उससे पूरी तरह से अलग है। उसे इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मिहिर ने आलिया की तरफ देखते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरे बारे में गलत समझो, इसलिए मैं तुम लोगों को ये सब बता रहा हूँ। मेरा कोई गलत मकसद नहीं है, मैं बस उस लड़की के बारे में जानना चाहता हूँ। अगर तुम लोगों को कुछ भी पता है उसके बारे में तो प्लीज मुझे बताओ। आलिया वहां पर लगे फूलों के गुलदस्ते में से एक फूल उठाकर उसे सूंघने लगी और फिर धीरे से मिहिर की तरफ देखकर बोली, मुझे उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता है, अगर तुम्हें कुछ भी जानना है तो तुम दीपिका से पूछ सकते हो। दीपिका ने अपना चाय का कप टेबल पर रखा और मिहिर को देखते हुए बोली, उस लड़की का हमेशा से अमीर बनने का सपना है। वह बस अमीर बनना चाहती है और इसके लिए वह अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करती है। वो अमीर लोगों को अपने जाल में फंसाती है और उनसे पैसे ऐंठती है। और जब उसका उन लोगों से मन भर जाता है तो वो उन लोगों का दिल तोड़ देती है। वो बस उनकी अमीरी को एंजॉय करना चाहती है, साथ ही साथ वह हर बार ऐसे आदमी को पकड़ती है जो पहले से ही इस शहर के अमीर लोगों में शामिल हो। और इस बार उसने जिस आदमी को पकड़ा है वह इस शहर में काफी मशहूर है और साथ ही बहुत अमीर भी। मैंने अभी अभी सुना है कि उसने अपनी बहुत ही कीमती प्रॉपर्टी इस लड़की के नाम की है। मुझे यह नहीं पता कि वह लड़की कब तक आदमी के साथ रहने वाली है।
ठीक है, अब मिहिर को कुछ कुछ समझ आ गया है कि ये सब सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो किसी अमीर लड़के को भी अपने प्यार में फंसा सकती है और उससे शादी कर आराम की जिंदगी जी सकती है। वो समझ गया कि यह सिर्फ पैसों के लिए नहीं। मिहिर कुछ देर इसी बारे में सोचने लगा और फिर अपनी जगह से उठकर बोला, थैंक यू वेरी मच मेरी मदद करने के लिए। वो रूम से बाहर की ओर जाने लगा, तभी दीपिका जल्दी से अपने जगह से उठी और अपने पर्स से एक कार्ड निकालकर उसे मिहिर के हाथ में थमा दिया। मिहिर ने एक जरा सा उस कार्ड की तरफ देखा, उस कार्ड पर नाम लिखा था दीपिका मेहरा, सीईओ ऑफ मेहरा ग्रुप ऑफ कंपनी। मिहिर मुड़ा और फिर दीपिका की तरफ देखने लगा जैसे पूछ रहा हो कि इसका क्या मतलब है। दीपिका मुस्कुराई जैसे उसने मिहिर की बात समझ ली हो और फिर बोली, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, और जा भी रहे हो तो ये मेरा कार्ड है। नेक्स्ट टाइम जब भी आना तो मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हारे लिए एक रूम पहले से ही रिजर्व रखूंगी। मिहिर ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अभी मुझे कुछ काम है तो मैं निकलता हूँ। मिहिर को आज यहाँ आकर इतना तो पता चला ही गया कि ये प्लेस उसके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कितनी अच्छी जगह है, इसलिए उसने कार्ड को सेफली अपने पैकेट में रख लिया। उसने एक नजर उठाकर दीपिका की तरफ देखा और उसकी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करने लगा। वो काफी बबली, खुश मिजाज किस्म की लड़की लग रही है। वही आलिया ने ये देखकर अपने हाथ में पड़ा पकड़ा चाय का कप जोर से टेबल पर रखा और मिहिर की तरफ घूरकर देखने लगी। इस वक्त मिहिर को आलिया का खूबसूरत चेहरा जलन से भरा हुआ लगा। उसकी आंखों में मिहिर को अपने लिए चिढ़ साफ नजर आ रही है। उसने सिर हिलाया और अपने मन में सोचा, ऐसा क्या है जो आलिया और दीपिका साथ में पार्टनरशिप बेस पर काम कर रही है। आलिया को देखकर मिहिर ने अंदाजा लगाया कि वो जैसी नजर आती है वैसी नहीं है। वो एक काइंड हार्टेड एंड केयरिंग लड़की है। उसका दिल साफ और कोमल है। वो बस लोगों के सामने खुद को ऐसे कमजोर नहीं दिखाना चाहती, क्योंकि उसे बिजनेस के रूल्स अच्छे से पता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। मिहिर यही सब सोचते हुए उस रूम से बाहर निकल आया। तारांकन 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 तारांकन। जब वह पब से बाहर निकल रहा होता है तो वहां मौजूद सभी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे होते हैं, पर इस वक्त उनकी आंखों में मिहिर के लिए रेस्पेक्ट नजर आ रही है। वहां पर मौजूद लगभग सभी लोगों ने इस वक्त उसके साधारण कपड़ों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। ऐसा लग रहा है जैसे वो लोग उसे एडमायर कर रहे हैं। मिहिर ने धीरे से अपने कपड़ों को ठीक किया और उस बिल्डिंग से बाहर निकल गया। तभी उसने गेट पर देखा कि एक लड़की दरवाजे से टेक लगाकर खड़ी हुई है और अपने मुंह में च्युइंगम चबा रही है। मिहिर को देखते ही उस लड़की ने एक बड़ी सी स्माइल पास की और उसकी आंखों में देखने लगी। मिहिर जब उसे क्रॉस करके आगे बढ़ने लगा तो उसने अपना हाथ मिहिर के आगे कर दिया और उसे रास्ते में ही रोक दिया। ये वही लड़की है जिसके बारे में मिहिर अब तक जानकारी इकट्ठा कर रहा था। वो मुस्कुराई और बोली, हे तुम काफी स्मार्ट हो। उस लड़की ने अपना मेकअप हटा लिया है, इस वक्त वह काफी रिफ्रेश और क्लीन नजर आ रही है। अब सच में वह एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट की तरह लग रही है। उसने मिहिर को खींचकर दीवार से टिका दिया और उसके नजदीक जाते हुए बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे बारे में कुछ पता करना चाहते हो। तुम्हें क्या जानना है, बताओ मुझे। उस लड़की ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। मिहिर एक मिनट के लिए बिल्कुल शॉक्ड है, फिर उसने जल्दी से खुद को काम डाउन किया और बोला, हाँ मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ और इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है और वो है तुम्हारी बड़ी बहन। जैसे ही उस लड़की ने अपनी बड़ी बहन का नाम सुना उसके हाव भाव तुरंत ही बदल गए। वो मिहिर से दूर हुई और बोली, क्या तुम मेरी बड़ी बहन को जानते हो। मिहिर ने धीरे से कहा, हाँ, और वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर रहती है। वो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए, तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देने के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जब उसे तुम्हारी असलियत का पता चलेगा तो जाने क्या होगा। मिहिर को उसकी कंडीशन के बारे में सोचकर थोड़ा बुरा लगने लगा। मैं तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत गलत कर रही हो। इट इज टू मच। टू मच। वो लड़की अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी और फिर बोली, ठीक है, अब चलो मेरे साथ। वह लड़की उछल कूद करते हुए आगे चलने लगी। इस वक्त उस लड़की में एक अलग तरीके की चमक नजर आ रही है। मिहिर भी धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगा। वो लोग थोड़ा चलने के बाद मेन रोड पर पहुंच गए। कुछ दूर चलने के बाद वो लड़की अचानक से रुक गई और फिर सामने की तरफ इशारा करते हुए मिहिर से कहने लगी, वो सामने वाली बिल्डिंग को देख रहे हो। मिहिर ने एक नजर उस तरफ देखा जहां बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, बोस्टन रॉक कैफे। काफी सुंदर है ना। वो लड़की इस वक्त इस शहर के सबसे फेमस म्यूजिक हॉल की तरफ इशारा कर रही है, जो कि मुंबई का सबसे बड़ा हॉल है। इस वक्त उसके चेहरे पर अलग ही तरह की खुशी नजर आ रही है। मिहिर को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। तभी उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है कि मैं यहाँ पर एक दिन कॉन्सर्ट करूँ। देखना, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब मैं सबको उस जगह इनवाइट करूंगी और अपना लिखा हुआ गाना सबको सुनाऊंगी। मेरे लिए म्यूजिक ही मेरी दुनिया है, मेरा प्यार है। उस लड़की ने धीरे से अपने हाथों में एक माइक की पोजीशन ली और अपनी ही धुन में एक गाना गाने लगी। मिहिर ने ध्यान से उस लड़की की तरफ देखा और उसकी बचकानी हरकत पर मुस्कुराने लगा। मिहिर के मन में इस लड़की को लेकर जो भी सवाल उमड़ रहे थे उनका जवाब अब उसे मिल गया। वो उस लड़की की तरफ देखकर बोला, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा सपना जल्द ही पूरा हो जाए। लड़की मिहिर को देखकर मुस्कुराई और बोली, आई नो कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो और तुम्हें मेरे बारे में काफी कुछ पता भी चल गया है। वो लड़की उस कैफे की तरफ देखकर कहने लगी, वह लोग मुझे मेंटिस बुलाते हैं, हालांकि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि सच्चाई क्या है। मैं किसी के आगे नहीं झुकती, बल्कि वो रईस लोग, वही मेरे कदमों में घुटने टेक देते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे इस नाम से बुलाना चाहिए। खैर, क्या ही फर्क पड़ता है उनके कुछ कहने या ना कहने से। मुझे बस अपने सपने को पूरा करना है, चाहे फिर मुझे कुछ भी करना पड़े। मिहिर ने एक पल के लिए कुछ सोचा और अपनी हामी भरी दी। उसने कहा, ऑल राइट, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो। मैं इस बारे में तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता।
वैसे भी मुझे ऑलरेडी काफी लेट हो गया है, अब मुझे वापस जाना है, सो बाय बाय। और मिहिर आगे बढ़ने लगा तभी उस लड़की ने जल्दी से कहा, हे रुको, चलो साथ में चलते हैं। उस लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक टैक्सी को हाथ मारकर रोक दिया। वो जल्दी से उसके अंदर बैठ गई और मिहिर की तरफ देखते हुए बोली, चलो बैठ जाओ जल्दी से। मिहिर ने एक नजर उसे देखा। वो इस वक्त उस आदमी के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन उसने अपने ख्यालों को अपने अंदर ही दबा लिया और चुपचाप टैक्सी के अंदर बैठ गया। जब वो लोग यूनिवर्सिटी पहुंचे तो मिहिर ने टैक्सी के पैसे दिए और उस लड़की की तरफ देखकर बोला, तुम मुझे लेकर हैरान क्यों नहीं हो? तुमने मुझे एक बार भी कुछ नहीं पूछा और तुमने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मुझे कैसे पता कि तुम यहाँ पढ़ती हो। मिहिर के दिमाग में बहुत वक्त से यह सवाल घूम रहा था, इसलिए फाइनली उसने पूछ ही लिया। उस लड़की ने मुस्कुराहट के साथ कहा, तो क्या मुझे पूछना चाहिए? फिर उसने आगे बढ़कर मिहिर के कान में धीरे से कहा, एक्चुअली मुझे पहले से पता है। मिहिर उसकी बात सुन पूरी तरह से हैरान रह गया। इस लड़की को मिहिर के बारे में बहुत पहले से ही पता है, जब से उसने मिहिर को देखा है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा दिखाया जैसे कि वो उसे जानती ही ना हो। मिहिर ने इस बात को नजरअंदाज किया क्योंकि बिष्ट फैमिली हमेशा से अपनी सच्चाई को राज बनाकर ही रखना जानती है। अच्छा, ऐसी बात है तो तुमने अपनी बहन को अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताई? मिहिर उससे ये बात साफ करना चाहता है, लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लड़की उसकी बात सुनकर हंसने लगेगी। वो लड़की हंसते हुए बोली, चिल, वो जो भी कर रही है वो सब उनकी मर्जी है, किसी ने उन्हें फोर्स नहीं किया है, वैसे भी तुम्हें जल्द ही सब कुछ पता चल जाएगा। इतना कहकर वो लड़की अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन मिहिर की हैरानी उसके चेहरे से ही देखी जा सकती है। मिहिर से रुका नहीं गया और उसने उसे पीछे से आवाज दी और पूछा, हे वैसा तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की चलते चलते मुड़ी और मिहिर को देखकर बोली, नेहा साहू फ्रॉम म्यूजिक डिवीजन। कुछ ही देर में वह लड़की हॉस्टल गेट से अंदर चली गई। मिहिर को नेहा अब कहीं भी नजर नहीं आ रही है। एक पल के लिए लगा कि मिहिर कोई सपना देख रहा है। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की बहुत ही अजीब है। सपने बहुत बड़े हैं इसके, जाने या चाहती है, लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि इसको अपनी बहन से कोई मतलब नहीं है। आखिर सच क्या है? इन दोनों में सही कौन और गलत कौन है? तारांकन तारांकन तारांकन। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या है आखिर नेहा की बहन की सच्चाई? क्यों हो रही है आलिया को जलन? मिहिर क्यों इनकी मदद करना चाहता है? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ रईसज़ादा पॉकेट एफएम पर। CH24 सौरभ बख्शी। मिहिर रात को काफी अच्छे से सोया और जब सुबह उसकी नींद खुली तो देखा कि उसका फोन जो टेबल पर पड़ा है वह काफी देर से बज रहा है। मिहिर ने अपना फोन उठाकर देखा तो उसमें किसी का मैसेज आया हुआ है, लेकिन जैसे उसने मैसेज खोला तो उसे समझ में आ गया कि यह काव्या का मैसेज है। काव्या वही लड़की है जिसकी चतुराई और बिष्ट परिवार के प्रति निष्ठा देखकर ही मिहिर ने उसे अपनी सेक्रेटरी के रूप में चुना था। छोटे सरकार, मैंने दिविजा के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर ली है। उसकी ये खराब हालत सिर्फ उसके हस्बैंड के कारण है। उसके हस्बैंड का नाम सौरभ बख्शी है। अगर देखा जाए तो बाहरी लोगों के सामने वो काफी शरीफ बनता है। उसने काफी सारे लोगों की मदद भी की है, लेकिन किसी को भी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा पता नहीं है। वो शख्स जैसा दिखाई देता है, या यूं कहे जैसा वो सबके सामने खुद को दिखाता है, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। कुछ साल पहले उसे किसी जुर्म में एक बार गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन इस बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाया है। वह हमेशा से ही अपने बिजनेस को लेकर काफी एक्टिव रहा है और आज की डेट में मुंबई का काफी बड़ा बिजनेसमैन है। उसका नाम मुंबई के टॉप रईस लोगों की लिस्ट में भी आता है और वह एक बहुत बड़ा समाजसेवी भी है। उसके बारे में ये भी पता चला है कि वो लोकल और नेशनल पार्टीज को डोनेशन भी खूब देता है। ओवरऑल देखा जाए तो कह सकते हैं कि पूरे मुंबई में उसे काफी अच्छा, रईस और ताकतवर आदमी माना जाता है और यहाँ के लोग उसे काफी पसंद भी करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि निखिल का इस आदमी से कोई लेना देना भी नहीं है। अगर निखिल को अपना मिशन कंप्लीट करना है तो कहीं ना कहीं उसे इस आदमी की जरूरत जरूर पड़ेगी। मिहिर ने एक लंबी सांस ली और खुद में ही बड़बड़ाने लगा, ये तो बिल्कुल भी अच्छी न्यूज नहीं है। वो इस वक्त हारा हुआ सा महसूस कर रहा है और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है। अगर उसे सौरभ बख्शी के साथ में कुछ भी करना है तो उससे पहले ही उसे दिविजा की सच्चाई को दुनिया के सामने लाना होगा, और क्योंकि यह मामला दिविजा का है इसलिए सौरभ इस हालात को संभालने के लिए तैयार भी नहीं होगा। उसने हमेशा से ही दिविजा की सच्चाई को अच्छे से छिपा कर रखा हुआ है। मिहिर ने कुछ देर इस बारे में सोचा और फिर तैयार होकर बाहर आ गया। उसने देखा कि अचल भी अब उठ गया है। मिहिर ने उसे देखते हुए, तुम कल कहाँ गए थे? और इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता अचल उसकी बात काटते हुए बोला, वो कल एक फंक्शन था जिसमें सब लोगों को इनवाइट किया गया था, लेकिन तुम नहीं थे, इसलिए तुम्हारी जगह मैं चला गया था और वहां मुझे कुछ गिफ्ट मिले। तुम्हारे गिफ्ट्स मैंने तुम्हारी टेबल पर रख दिए हैं, तुम्हें टाइम मिले तो देख लेना। मिहिर ने उन गिफ्ट्स को देखा और सिर हिला दिया, ठीक है। रूपाली की हरकत के बाद से ही अचल और मिहिर के बीच एक दूरी आ गई है। अब वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा बात नहीं करते हैं। अब अचल आमतौर पर किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता है। मिहिर ने अचल की तरफ देखकर कहा, अब मैं क्लास के लिए जा रहा हूँ, तुम चलोगे? अचल ने सिर्फ ना में सिर हिलाया, तुम जाओ। मिहिर ने अपना बैग पैक किया और वहां से निकल गया। अभी वो हॉस्टल के बाहर निकला ही है कि तभी उसके फोन पर निखिल का कॉल आ गया। जैसे ही उसने कॉल उठाया, सामने से निखिल की आवाज कानों में पड़ी, छोटे सरकार, आज हमारे होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है, तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं कि क्या आप इसमें जाना चाहेंगे। किस बात की पार्टी है और उसका मोटिव क्या है? अगर कोई जरूरी कारण नहीं है तो फिर मुझे वहां जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मिहिर ने उकताए आवाज में कहा। छोटे सरकार, आप वहां नहीं जानना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए आपके पास एक खास खबर है। दरअसल इस पार्टी को सौरभ बख्शी ऑर्गेनाइज कर रहा है और मैंने ये भी सुना है कि वह कोई बिल्डिंग सेल कर रहा है।
मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। निखिल की बात सुनकर मिहिर की आंखें चमक उठी। उसके डैड ने उसे सिटी में अपना कारोबार फैलाने का टास्क दिया है और अगर उसके पास अपनी एक प्राइवेट बिल्डिंग हो जिसमें वह अपना ऑफिस खोलकर काम कर सकता है तो इससे अच्छी न्यूज और कोई हो ही नहीं सकती। दूसरी ओर वह कब से सौरभ बख्शी से मिलना चाहता था और इस पार्टी में उसकी इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलने के आसार है। ठीक है, मैं उस पार्टी में जाऊंगा तो मेरे लिए सारी अरेंजमेंट्स कर दो और अरेंजमेंट ऐसे करना कि मेरी असलियत किसी को पता ना चले। छोटे सरकर, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं अपना काम अच्छे से जानता हूं और वैसे भी यह एक गोल्डन बॉल पार्टी होगी और शहर के लगभग सभी रईस लोग वहां मौजूद होंगे तो मुझे नहीं लगता कि जब तक आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे तब तक किसी का ध्यान आप पर जाएगा। दूसरी ओर से निखिल की आवाज आई। मुझे उम्मीद नहीं है कि यह सौरभ बख्शी इतना इंटरेस्टिंग आदमी होगा। तुम मुझे पार्टी का टाइम बता देना। जी छोटे सरकार, मैं आपको थोड़ी देर में पार्टी का टाइम भेज देता हूं और आपको जिन भी चीजों की जरूरत होगी मैं वह सब आपके लिए मुहैया करवा दूंगा। ठीक है, अब मैं रखता हूं, मिहिर ने कहा और कॉल कट कर दिया। उसने एक गहरी सांस भरी और क्लासरूम की ओर बढ़ गया। तारांकन 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 तारांकन। क्लास पूरी तरह से शांत है और क्लास में कुछ ही स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। मिहिर क्लास में जाकर एक सीट पर बैठ गया। उसके बैठते ही प्रोफेसर भी क्लास में आए और एक नजर क्लास पर डाली। क्लास को खाली देखकर उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। प्रोफेसर ने सीधे मिहिर की ओर देखा और बोले, जिन लोगों ने भी क्लास बंक की है उन लोगों की एक नेम लिस्ट बनाकर मुझे दो। शायद अगर मिहिर की जगह कोई और होता तो उन लड़कों से पंगा लेने से बचता, लेकिन प्रोफेसर ने सीधे मिहिर की ओर देखकर यह बात कही थी और मिहिर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने तुरंत ही अपनी नोटबुक निकाली और एक नजर पूरी क्लास पर डालकर देखा। उसने नोटिस किया कि तनिष्क और उसका पूरा ग्रुप इस टाइम क्लास में नहीं है। अचानक उसके कानों में किसी की फुसफुसाने की आवाज आई, क्या वो सच में उन लोगों का नाम प्रोफेसर को देने वाला है? मिहिर ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप एक पेज पर उन लोगों के नाम लिखकर प्रोफेसर को दे आया। प्रोफेसर ने एक कहर भरी नजर उस नेम लिस्ट पर डाली और क्लास शुरू कर दी। प्रोफेसर की क्लास पूरे 2 घंटों तक चली और स्टूडेंट्स को बोर होने के लिए इतना टाइम काफी है। ऐसा लग रहा था कि मानो सारे स्टूडेंट्स उनींदे हो। कई लोग तो बीच बीच में जम्हाइयां भी ले रहे थे। जैसे तैसे प्रोफेसर की क्लास खत्म हुई और वह क्लास से चले गए। ठीक उसी टाइम कुछ लोग मिहिर के सामने जाकर खड़े हो गए और एक लड़की मिहिर का हाथ खींचते हुए बोली, तुमने उस नाम की लिस्ट में किस किस का नाम लिखा है? मिहिर ने हैरानी से उस लड़की की तरफ देखा और उसे चिढ़ाते हुए मुस्कुरा कर बोला, आई एम सॉरी लेकिन मुझे याद नहीं है। क्या तुमने उस लिस्ट में तनिष्क और उसके ग्रुप का नाम भी लिखा है? लड़की ने चिढ़ते हुए पूछा, क्या तुम्हें मुझसे बस यही बात करनी है? मिहिर ने उस लड़की को घूरते हुए कहा, जो लोग क्लास में नहीं थे तो मैंने उनका नाम लिस्ट में लिख दिया। और तुम इतना क्यों उछल रही हो? उसमें तुम्हारा नाम तो नहीं था ना? ये वही लड़का है जो कैंपस में कचरा बीनता है। इसे तो इतना भी नहीं पता है कि क्लासमेट्स की हेल्प कैसे करनी है। पीछे से किसी लड़की की आवाज आई। वो लोग कुछ बखेड़ा तो खड़ा नहीं करना चाहते थे लेकिन वो लोग मिहिर को परेशान जरूर करना चाहते हैं। उनके हिसाब से मिहिर की पावर तो बस उसके दोस्त है और वो लोग अभी उसके साथ नहीं है। अपने दोस्तों के बिना मिहिर को आसानी से बुली किया जा सकता है। लेकिन उनकी उम्मीद के उलट मिहिर ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, तो क्या तुम लोगों के लिए दोस्ती के सिर्फ यही मायने हैं? दोस्तों की दोस्ती निभाने के लिए उनके हर गलत काम को कवर अप करो। इससे अच्छा तो तुम्हें ऐसे लोगों से दोस्ती करनी ही नहीं चाहिए। दोस्ती में गलतियों को बताकर उन्हें ठीक करने के लिए कहा जाता है, ना कि गलती पर पर्दा डाला जाता है। इतना कहकर मिहिर क्लासरूम से बाहर चला गया। तारांकन 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 तारांकन। पार्टी रात को होने वाली है और उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स निखिल कर रहे हैं, इसलिए मिहिर तुरंत ही अपने गार्डन विला की ओर निकल गया। जब भी ऐसी कोई पार्टी ऑर्गेनाइज होती है तो उस जगह पर कस्टम मेड सूट ही पहना जाता है। निखिल को इस बारे में काफी अच्छे से पता है, इसलिए मिहिर ने उसे यह सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी और जब उसने सारा कुछ सेटल डाउन कर लिया तो मिहिर मूनलाइट होटल के लिए निकल गया जहां रॉयल बॉल पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। लास्ट टाइम मूनलाइट होटल में उसे अलीशा के साथ बंद कर दिया गया था और इसी बात को याद करके वो थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा है। इस वक्त मिहिर होटल के मैन एंट्रेंस से हॉल की तरफ जा रहा है, लेकिन लकीली उसका सामना इस बार आलिया कपूर से नहीं हुआ। मिहिर को डर है कि उसे देखकर आलिया थोड़ी सीरियस हो जाएंगी। मिहिर वहां से सीधे गेम रूम की तरफ चला गया जहां उसने देखा कि कुछ मिडिल एज बिजनेसमैन और यंग बिजनेसमैन एक साथ बैठकर कार्ड खेल रहे हैं। जब वेटर ने मिहिर को अंदर आते देखा तो उसने तुरंत कहा, सर यहाँ के चिप्स का रेट थोड़ा ज्यादा है और यहाँ की सीट भी फुल हो चुकी है तो आप दूसरी जगह बैठ सकते हैं। चिप्स कैसीनो गेम में एक तरीके का पैसा होता है जिसका एक मूल्य गेम खेलने वाले निर्धारित करते हैं। मिहिर ने उस टेबल की तरफ देखा जहां 4 लोग पहले से बैठे हुए हैं। वह चारों लोग एक दूसरे से काफी अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें देखकर ही पता चल रहा है कि वह लोग काफी ज्यादा अमीर है। उसमें से एक आदमी थोड़ा मिस्टीरियस भी नजर आ रहा है, जिसके टेबल पर काफी सारे चिप्स रखे हुए हैं। मिहिर ने अपने हाथ में पकड़े बैग से 1 लाख रुपए निकाले और उसे वेटर के हाथ में रख दिया। क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ? वेटर ने जैसे ही उन पैसों को देखा उसे समझ में आ गया कि मिहिर काफी अमीर आदमी है। 1 लाख की टिप छोटी नहीं होती और वह तुरंत ही मुस्कुराते हुए एक और हट गया, जिससे ये साफ हो गया कि मिहिर अब अंदर जा सकता है। किसी को पास आते देखकर टेबल पर बैठा मिडिल एज आदमी खड़ा हो गया और बोला, तुम गलत जगह आ चुके हो यंग मैन। लेकिन तुरंत ही उसके चेहरे पर अजीब से भाव आए, लगता है कि पेट में गड़बड़ हो गई। मैं अभी आता हूँ। हालांकि साफ पता चल रहा था कि वह नाटक कर रहा है और वो अब गेम नहीं खेलना चाहता है। मिहिर पूरी तरह से शांत खड़ा टेबल पर बिखरे कार्ड्स की तरफ देख रहा है। उसके चेहरे को देखकर कुछ भी खास नजर नहीं आ रहा।
जिस आदमी के पास सबसे ज्यादा चिप्स रखे हुए उस आदमी ने ताना मारते हुए कहा, आजकल कैसे कैसे लोग हमारे क्लब में आने लगे हैं। दूसरे आदमी ने भी मुस्कुराते हुए मिहिर से कहा, बच्चे, हमारे चिप्स बहुत बड़े हैं और अगर तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो तो तुम्हें अमीर होना पड़ेगा। तीसरा आदमी चुपचाप बैठा हुआ है और बस अपना सिगार पिए जा रहा है। मिहिर ने टेबल से एक चिप को अपने हाथ में उठाया और पूछा, इस चिप्स का प्राइस क्या होगा? ये एक चिप 1 लाख की है। हम सिर्फ 4 लोग ये गेम खेल रहे हैं और यहाँ पर लाखों के चिप्स मौजूद हैं। सिगार पीने वाले आदमी ने शांत आवाज में कहा, अगर तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो तो पहले तुम्हें हमारे खाते में 5 लाख रुपए डालने होंगे। एंड डोंट वरी, यह एक पब्लिक अकाउंट है और इसमें जो भी पैसे मौजूद है वो हम सभी ने जमा किए हैं। सिगार वाले आदमी का मतलब साफ था कि कोई भी यहाँ अपने हिसाब से नहीं आ सकता। मिहिर ने वापस से उस चिप को टेबल पर रख दिया और धीरे से पूछा, तो मुझे बताओ कि हम लोग क्या खेलने वाले हैं। मिहिर की बात सुनकर उस आदमी ने मिहिर को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा कि इतना नौजवान लड़का उसे चुनौती दे रहा है। तारांकन तारांकन तारांकन, तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या मोटिव है मिहिर का इस गेम खेलने के पीछे? क्या वो ये गेम जीत पाएगा? क्या मिहिर के इस पार्टी में आने का मकसद पूरा हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रईसज़ादा पॉकेट एफएम पर। CH25 मिहिर की जीत। मिहिर ने उन सभी लोगों की तरफ देखकर कहा, मैं खेलने के लिए तैयार हूं, कितने पैसे देने हैं? मिहिर की बात सुनते ही एक आदमी के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगता है। उस आदमी ने मिहिर को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा कि इतना नौजवान लड़का उसे चुनौती दे रहा है। उस आदमी के हाव भाव देखकर मिहिर के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसने टेबल के काना पर रखे डाइस क्लॉक की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, हालांकि मैं इतना अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं खेलना चाहूंगा। आज मैं अपने लक को आजमाना चाहता हूं। ये बात सच है कि मिहिर को कार्ड खेलने नहीं आते हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि डाइस गेम में वह एक चैंपियन रहा है। उसने वहां पर बैठे हुए बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है फिर यही खेलते हैं, मुझे एक गेम आती है। मिहिर की बात सुनकर एक आदमी ने हंसते हुए कहा, तो क्या अब हम लोगों को 5-10 हजार की बाजी खेलनी होगी? तभी इस आदमी के बगल में बैठा एक शख्स ने अपने साथी की ओर मुड़कर कहा, बॉस क्या आप भी ये गेम खेलना चाहते हैं? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, हमें खेलना चाहिए, चलो आओ गेम स्टार्ट करते हैं। उस आदमी की बातें सुनकर बाकी के लोगों ने सिर हिलाया और वेटर को आगे आने का इशारा करके टेबल के अगल बगल बैठ गए। मिहिर भी उनके सामने टेबल पर बैठ गया। मिहिर ने अपनी उंगलियां चटकाए और गौर से उन लोगों को देखने लगा। तभी उसके बगल में वेटर आकर खड़ा हो गया और बोला, सर मुझे नहीं लगता कि आपको ये गेम खेलना चाहिए। मतलब कि आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे। मुझे डर है कि आप इस गेम में हार सकते हैं। मिहिर के साथ बैठे लोगों ने पहले ही उसे कोई भाव नहीं दिया था और भले ही उनका बर्ताव रुखा ना हो, लेकिन एक हद तक वह मिहिर का मजाक उड़ा ही रहे थे। हालांकि मिहिर को अब इन बातों की आदत पड़ चुकी है। उसने मुस्कुराते हुए वेटर को देखा और अपने वॉलेट से अपना ब्लैक कार्ड निकालकर वेटर के सामने रख दिया। ये कार्ड स्वाइप करो और मुझे जल्द से जल्द 5 लाख चिप्स ला कर दो। मिहिर ने मुस्कुराते हुए वेटर से कहा। जैसे ही वहां पर बैठे लोगों की नजर उस ब्लैक कार्ड पर पड़ी तो वह लोग हैरानी से मिहिर की तरफ देखने लगे। वहीं वेटर की आंखें खुली की खुली रह गई और वो बोला, ओके सर, मैं अभी स्वाइप मशीन लेकर आता हूं और आपके लिए चिप्स भी मंगवाता हूं। इतना कहकर वेटर जल्दी से कार्ड रीडर लेकर मिहिर के पास लौट आया। मिहिर ने अपना ब्लैक कार्ड स्वाइप किया और एक बड़ी सी स्माइल उसके चेहरे पर बिखर गई। फिर मिहिर ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा, अब तो आप सब संतुष्ट है ना? मैंने पैसे जमा कर दिया है तो मुझे नहीं लगता है कि अब मैं ये गेम नहीं खेल सकता है ना? सभी मौजूद लोग तो पहले ही उसका ब्लैक कार्ड देखकर चौंक गए थे, इसलिए उसके अगल बगल बैठे लोगों ने कहा, ऑफ कोर्स तुम कहल सकते हो, लेकिन नौजवान लोगों को इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होना चाहिए। मिहिर के सामने बैठे आदमी ने अपना सिगार पीते हुए कहा, बहुत हो गई बातें, तो अब हमें गेम खेलना शुरू करना चाहिए। उनकी बात सुनकर वेटर ने टेबल के कॉर्नर से डाइस क्लॉक उठा लिया और चेक करने के लिए उन लोगों को हैंड ओवर कर दिया और मुस्कुराते हुए बोला, आप सभी ने देखा कि मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है। उन सब लोगों ने डाइस क्लॉक को चेक किया और दोबारा वेटर को पकड़ा दिया। चलो अब पॉइंट्स गैस करते हैं। जिस आदमी के पास सबसे ज्यादा चिप्स है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इस वक्त वह कॉन्फिडेंस से भरा नजर आ रहा है। मिहिर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा है और कुछ सोचकर उसने कहा, क्या सबके पास सिर्फ एक ही चांस है? बिल्कुल, अगर हम में से किसी का भी अंदाजा सही नहीं निकला तो हम ये राउंड फिर से दोहराएंगे और ये तब तक चलेगा जब तक कोई सही गैस ना कर ले। सिगार वाले आदमी ने जवाब दिया। चलो अब गेम स्टार्ट करते हैं। जिस आदमी को इस गेम को जीतने में काफी ज्यादा दिलचस्पी है, उसने अपने हाथों को रब करते हुए कहा। उसने लालची नजरों से वेटर की तरफ देखा और फिर उसके हाथों की तरफ देखने लगा। इस वक्त सभी अपनी अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं। आखिरकार वेटर ने डाइस को सेट किया और मिहिर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चलिए तो अब समय आ गया है कि आपको नंबर गैस करना है। सभी लोगों में मौजूद एक शख्स जो पहले से ही काफी गेम्स जीत चुका है, उसने बहुत ही खुशी से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये नंबर 7 है। उसकी बात सुनकर मिहिर मुस्कुरा दिया। इस वक्त वह कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता है। तभी उसके बगल में बैठे आदमी ने कहा, तुमने गलत कहा है, मेरे हिसाब से तो इसे नंबर 11 पर आना चाहिए। इस वक्त हर आदमी यह गेम जीतना चाहता है। इस वक्त मिहिर बहुत गौर से डाइस क्लब की तरफ ही देख रहा है। उसने अभी कुछ नहीं कहा और 10 सेकंड के बाद वह मुस्कुराया और बोला, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप सबको हार का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मैं ये राउंड जीत गया हूँ। ये डेफिनेटली नंबर 8 है। मिहिर की बात सुनकर जिसके पास काफी सारे चिप्स थे, उस आदमी ने चिढ़ते हुए बोला, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि तुम जीत गए हो?
मिहिर मुस्कुराया और बोला, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक बार इसे चेक कर सकते हैं। यह इस तरह से एक दूसरे से टकराते हुए सिर्फ इस नंबर पर आकर रुक जाएंगे। वेटर ने धीरे से मिहिर के गैस पर सिर हिला दिया। उसे यह बात समझ आ गई है कि मिहिर को इस गेम के बारे में काफी कुछ पता है। मिहिर का चेहरा कॉन्फिडेंस से भरा नजर आ रहा है। वही बाकी दो लोगों के चेहरे पीले पड़ चुके हैं। मिहिर ने जैसे जैसे अंदाजा लगाया था, गोली भी उसी तरीके से उस डाइस पर घूम रही है और आखिर में वह नंबर 8 पर आकर रुक गई। ये देखते ही मिहिर मुस्कुराया और बोला, ऐसा लगता है कि हमें ये राउंड दूसरी बार खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोगों ने अपने अपने चिप्स मिहिर के सामने रख दिए और मुस्कुराते हुए कहा, तुम काफी अच्छा खेलते हो और हम गेम में कभी भी चोरी नहीं करते हैं। मिहिर ने एक नजर उन चिप्स पर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, एक्चुअली मुझे इस गेम में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। दरअसल मुझे कुछ अच्छे दोस्त चाहिए, जिससे मैं कभी भी वक्त बिताने के लिए यहाँ आऊं तो मुझे अजनबियों के बीच न जाना पड़े। मिहिर की बात सुनकर वह लोग सब कुछ अच्छी तरह से समझ गए कि मिहिर बस एक अच्छे दोस्त की तरह उनका साथ चाहता है। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। जिसके पास सबसे ज्यादा चिप्स थे उस आदमी ने अपना हाथ मिहिर की ओर बढ़ाया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसे नौजवान भी इतने अच्छे से गेम खेलना जानता है। मेरा नाम आशीष गुप्ता है और मेरा क्राफ्ट्स का बिजनेस है। मिहिर ने भी अपना हाथ बढ़ाया और आशीष के साथ हाथ मिलाया। मिहिर को उसको देखकर अंदाजा लग गया कि ये आदमी जितना सिंपल नजर आ रहा है उतना है नहीं, लेकिन आज इस गेम की वजह से ही मिहिर उसे अपने दोस्त बनाने में कामयाब हो गया। मिहिर ने धीरे से कहा, अगर कभी फ्यूचर में मौका मिले तो मैं आपके साथ जरूर काम करना चाहूंगा। दूसरे लोगों ने भी मुस्कुराते हुए मिहिर से हाथ मिलाया और अपने अपने बारे में उसे बताया। उनमें से एक का नाम राहुल चोपड़ा है और वह रियल स्टेट एजेंट है, वहीं दूसरे का नाम शुभम शर्मा है जो कि चाय का बिजनेस करता है। उसने मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, अभी सौरभ यहाँ नहीं है, वो हमेशा से ऐसे गेम्स नहीं जीत पाता है। हर रोज वह नई तरकीब भी लगाता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। वो रोज खेल भी नहीं सकता क्योंकि उसकी बीवी बहुत स्ट्रिक्ट है। तुम्हें कैसे पता कि उसकी वाइफ कितनी स्ट्रिक्ट है? मुझे सब पता है और ये भी पता है वह कभी भी सोशलाइज्ड नहीं होते। राहुल चोपड़ा ने सीधा कहा, ये सब वक्त की बात है, अभी चलो, अब हमें भी लेट हो रहा है पार्टी में जाने के लिए। कहते हुए आशीष मुस्कुराया और मिहिर से बोला, और हाँ, बाद में भूलना मत कि तुम्हें फॉर्म भी फिल करना है। और हमारा चेस क्लब में तुम्हारा वेलकम है, तुम जब भी चाहो ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि वो एक ऑर्डिनरी क्लब है, लेकिन फिर भी सबसे जरूरी बात यह है कि उस क्लब में मुंबई शहर के सबसे बड़े बिजनेस सर्कल के लोग मौजूद होते हैं। अगर मिहिर ने ये क्लब ज्वाइन किया तो उसके फ्यूचर प्लान के लिए यहाँ से उसे काफी सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मिहिर के लिए ये काफी अच्छा मौका है। मिहिर के लिए ये सारी चीजें काफी जरूरी भी है। कुछ ही देर में वह सभी लोग नीचे चले गए और आपस में हंसते हुए बातें करने लगे। मिहिर भी उनके पीछे लगा हुआ है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह रहा। वह बस उन लोगों से जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसी के बारे में सोच रहा है। पर जैसे ही वह नीचे पहुंचा उसे एक जानी पहचानी सी सूरत नजर आई। वह आदमी अपने हाथों में वाइन का ग्लास लिए मिहिर के पास आया और रिस्पेक्ट के साथ बोला, वेलकम मिस्टर बिस्ट, आप ड्रिंक करना चाहेंगे? मिहिर ने जैसे ही उस मोटे आदमी को देखा तो उससे याद आ गया कि यह वही आदमी है जो उस दिन होटल में वर्षा के करीब था, जिसकी धुलाई मिहिर ने कर दी थी। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि सुंदर है। मिहिर ने उसे बड़ी हैरानी से देखा। सुंदर ने जैसे ही मिहिर की शक्ल देखी उसे कुछ अजीब लगा और जब उसने मिहिर के आसपास खड़े लोगों को देखा तो उसे लगा कि उसने कोई गलती कर दी है। वहां पर खड़े लोगों को मिहिर की असली पहचान अभी पता नहीं है। उस दिन होटल में वर्षा और सुंदर को साथ देखकर मिहिर ने जो कुछ भी किया था उसके बाद ही सुंदर ने मिहिर की छानबीन करवाई थी, लेकिन उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया था। जो मामूली बातें उसे पता चली थी वो थी कि मिहिर बिष्ट फैमिली से बिलोंग करता है और वह अपनी पहचान अभी सबके सामने नहीं लाना चाहता है। लेकिन जैसे ही सुंदर को मिहिर की असलियत का पता चला वह बहुत खुश हो गया। उसको एक मौका मिल गया एसबी ग्रुप्स के साथ काम करने का। मिहिर ने अपनी आंखें सुंदर पर टिका ली। सुंदर ने जैसे ही मिहिर की नजरों में देखा तो उसने वहां से चुपचाप जाना सही समझा। उसके जाते ही मिहिर ने अभी चैन की सांस भी नहीं ली है कि तभी मिहिर ने एक जाने पहचाने शख्स को देखा। ये वही आदमी है जिसने बार में उस प्राइवेट रूम की नीलामी को खरीदा था। मिहिर उसे देखकर हैरान रह गया क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि सौरभ बख्शी ही है, दिविजा का पति। मिहिर को गुस्सा आने लगा कि ये आदमी छोटी छोटी लड़कियों को पैसे देकर अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए इस्तेमाल करता है और मिहिर के सामने नेहा का चेहरा आ गया कि कैसे वो इस इंसान के साथ जुड़ी हुई है और उसकी बड़ी बहन बेचारी क्या क्या नहीं सहती। सौरभ कुछ लोगों से घिरा उनसे बातें कर रहा है और उन सब ने हाथों में वाइन के ग्लास पकड़े हुए हैं। सौरभ ने अपने साथ में खड़े लोगों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मेरी पार्टी में आने के लिए। आप सभी लोगों को पता ही है कि मुझे रियल स्टेट में काफी एक्सपीरियंस है, पर आज मैंने ये पार्टी इसलिए ऑर्गेनाइज की है क्योंकि मैं अब रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। शुभम ने हंसते हुए कहा, सौरभ बख्शी, आप तो अभी भी काफी यंग है तो आपको रिटायरमेंट की क्या जरूरत है? तभी राहुल बोला, तुम्हें नहीं पता, लगता है सौरभ ने कुछ पैसे मूवीज और टेलीविजन में लगाए थे और उन्हें काफी लॉस भी हुआ है। इसका रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि वह अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहा। क्यों, मैंने सही कहा ना? मिहिर और आशीष उन दोनों की बातें चुपचाप सुन रहे हैं। इस समय मिहिर मुस्कुराने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। उसने सोचा, इन दोनों ने जो भी कहा क्या इसमें कुछ सच है? अगर उसे रिटायर होना ही है तो वह सिंपली भी हो सकता है, लेकिन आज का ड्रामा देखने लायक होगा। मिहिर ने कमेंट करते हुए कहा, क्या सच में सौरभ ने मूवीज और टेलीविजन में इन्वेस्ट किया था? उसके सामने खड़े दोनों लोग हंसने लगे और बोले, बिल्कुल, उनको जितनी भी आमदनी होती है वह टेलीविजन और फिल्म से ही होती है। इस साल उन्होंने कुछ मूवीज में भी इन्वेस्ट किया है। हालांकि वह ऐसे इन्वेस्टमेंट टेम्पररी बेस पर ही करते हैं, उनका रियल वर्क रियल स्टेट में ही चलता है।
सब लोग आराम से बात कर रहे होते हैं कि तभी दिविजा भी वहां अंदर एंटर हुई और जैसे ही दिविजा ने एंट्री ली सभी लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। तारांकन 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 तारांकन। आखिर क्या प्लान कर रहा है मिहिर? क्या वो सौरभ की सच्चाई सामने ला पाएगा? क्या दिविजा को मिहिर बचा पाएगा और क्यों मिहिर को दिविजा में इतनी दिलचस्पी है? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ रईस ज़्यादा पॉकेट एफएम पर। CH25 मिहिर की जीत। मिहिर ने उन सभी लोगों की तरफ देखकर कहा, मैं खेलने के लिए तैयार हूं, कितने पैसे देने हैं? मिहिर की बात सुनते ही एक आदमी के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगता है। उस आदमी ने मिहिर को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा कि इतना नौजवान लड़का उसे चुनौती दे रहा है। उस आदमी के हाव भाव देखकर मिहिर के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसने टेबल के काना पर रखे डाइस क्लॉक की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोला, हालांकि मैं इतना अच्छा खिलाड़ी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं खेलना चाहूंगा। आज मैं अपने लक को आजमाना चाहता हूं। ये बात सच है कि मिहिर को कार्ड खेलने नहीं आते हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि डाइस गेम में वह एक चैंपियन रहा है। उसने वहां पर बैठे हुए बाकी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है फिर यही खेलते हैं, मुझे एक गेम आती है। मिहिर की बात सुनकर एक आदमी ने हंसते हुए कहा, तो क्या अब हम लोगों को 5-10 हजार की बाजी खेलनी होगी? तभी इस आदमी के बगल में बैठा एक शख्स ने अपने साथी की ओर मुड़कर कहा, बॉस क्या आप भी ये गेम खेलना चाहते हैं? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक, हमें खेलना चाहिए, चलो आओ गेम स्टार्ट करते हैं। उस आदमी की बातें सुनकर बाकी के लोगों ने सिर हिलाया और वेटर को आगे आने का इशारा करके टेबल के अगल बगल बैठ गए। मिहिर भी उनके सामने टेबल पर बैठ गया। मिहिर ने अपनी उंगलियां चटकाए और गौर से उन लोगों को देखने लगा। तभी उसके बगल में वेटर आकर खड़ा हो गया और बोला, सर मुझे नहीं लगता कि आपको ये गेम खेलना चाहिए। मतलब कि आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे। मुझे डर है कि आप इस गेम में हार सकते हैं। मिहिर के साथ बैठे लोगों ने पहले ही उसे कोई भाव नहीं दिया था और भले ही उनका बर्ताव रुखा ना हो, लेकिन एक हद तक वह मिहिर का मजाक उड़ा ही रहे थे। हालांकि मिहिर को अब इन बातों की आदत पड़ चुकी है। उसने मुस्कुराते हुए वेटर को देखा और अपने वॉलेट से अपना ब्लैक कार्ड निकालकर वेटर के सामने रख दिया। ये कार्ड स्वाइप करो और मुझे जल्द से जल्द 5 लाख चिप्स ला कर दो, मिहिर ने मुस्कुराते हुए वेटर से कहा। जैसे ही वहां पर बैठे लोगों की नजर उस ब्लैक कार्ड पर पड़ी तो वह लोग हैरानी से मिहिर की तरफ देखने लगे। वहीं वेटर की आंखें खुली की खुली रह गई और वो बोला, ओके सर, मैं अभी स्वाइप मशीन लेकर आता हूं और आपके लिए चिप्स भी मंगवाता हूं। इतना कहकर वेटर जल्दी से कार्ड रीडर लेकर मिहिर के पास लौट आया। मिहिर ने अपना ब्लैक कार्ड स्वाइप किया और एक बड़ी सी स्माइल उसके चेहरे पर बिखर गई। फिर मिहिर ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा, अब तो आप सब संतुष्ट है ना? मैंने पैसे जमा कर दिया है तो मुझे नहीं लगता है कि अब मैं ये गेम नहीं खेल सकता, है ना? सभी मौजूद लोग तो पहले ही उसका ब्लैक कार्ड देखकर चौंक गए थे, इसलिए उसके अगल बगल बैठे लोगों ने कहा, ऑफ कोर्स तुम कह सकते हो, लेकिन नौजवान लोगों को इतनी जल्दी गुस्सा नहीं होना चाहिए। मिहिर के सामने बैठे आदमी ने अपना सिगार पीते हुए कहा, बहुत हो गई बातें, तो अब हमें गेम खेलना शुरू करना चाहिए। उनकी बात सुनकर वेटर ने टेबल के कॉर्नर से डाइस क्लॉक उठा लिया और चेक करने के लिए उन लोगों को हैंड ओवर कर दिया और मुस्कुराते हुए बोला, आप सभी ने देखा कि मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है। उन सब लोगों ने डाइस क्लॉक को चेक किया और दोबारा वेटर को पकड़ा दिया। चलो अब पॉइंट्स गैस करते हैं। जिस आदमी के पास सबसे ज्यादा चिप्स है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। इस वक्त वह कॉन्फिडेंस से भरा नजर आ रहा है। मिहिर किसी गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा है और कुछ सोचकर उसने कहा, क्या सबके पास सिर्फ एक ही चांस है? बिल्कुल, अगर हम में से किसी का भी अंदाजा सही नहीं निकला तो हम ये राउंड फिर से दोहराएंगे और ये तब तक चलेगा जब तक कोई सही गैस ना कर ले। सिगार वाले आदमी ने जवाब दिया। चलो अब गेम स्टार्ट करते हैं। जिस आदमी को इस गेम को जीतने में काफी ज्यादा दिलचस्पी है, उसने अपने हाथों को रब करते हुए कहा। उसने लालची नजरों से वेटर की तरफ देखा और फिर उसके हाथों की तरफ देखने लगा। इस वक्त सभी अपनी अपनी किस्मत को आजमाना चाहते हैं। आखिरकार वेटर ने डाइस को सेट किया और मिहिर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चलिए तो अब समय आ गया है कि आपको नंबर गैस करना है। सभी लोगों में मौजूद एक शख्स जो पहले से ही काफी गेम्स जीत चुका है, उसने बहुत ही खुशी से कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये नंबर 7 है। उसकी बात सुनकर मिहिर मुस्कुरा दिया। इस वक्त वह कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता है। तभी उसके बगल में बैठे आदमी ने कहा, तुमने गलत कहा है, मेरे हिसाब से तो इसे नंबर 11 पर आना चाहिए। इस वक्त हर आदमी यह गेम जीतना चाहता है। इस वक्त मिहिर बहुत गौर से डाइस क्लब की तरफ ही देख रहा है। उसने अभी कुछ नहीं कहा और 10 सेकंड के बाद वह मुस्कुराया और बोला, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप सबको हार का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मैं ये राउंड जीत गया हूँ। ये डेफिनेटली नंबर 8 है। मिहिर की बात सुनकर जिसके पास काफी सारे चिप्स थे, उस आदमी ने चिढ़ते हुए बोला, तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि तुम जीत गए हो? मिहिर मुस्कुराया और बोला, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक बार इसे चेक कर सकते हैं। यह इस तरह से एक दूसरे से टकराते हुए सिर्फ इस नंबर पर आकर रुक जाएंगे। वेटर ने धीरे से मिहिर के गैस पर सिर हिला दिया। उसे यह बात समझ आ गई है कि मिहिर को इस गेम के बारे में काफी कुछ पता है। मिहिर का चेहरा कॉन्फिडेंस से भरा नजर आ रहा है। वही बाकी 2 लोगों के चेहरे पीले पड़ चुके हैं। मिहिर ने जैसे जैसे अंदाजा लगाया था, गोली भी उसी तरीके से उस डाइस पर घूम रही है और आखिर में वह नंबर 8 पर आकर रुक गई। ये देखते ही मिहिर मुस्कुराया और बोला, ऐसा लगता है कि हमें ये राउंड दूसरी बार खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी लोगों ने अपने अपने चिप्स मिहिर के सामने रख दिए और मुस्कुराते हुए कहा, तुम काफी अच्छा खेलते हो और हम गेम में कभी भी चोरी नहीं करते हैं। मिहिर ने एक नजर उन चिप्स पर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, एक्चुअली मुझे इस गेम में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। दरअसल मुझे कुछ अच्छे दोस्त चाहिए जिससे मैं कभी भी वक्त बिताने के लिए यहाँ आऊं तो मुझे अजनबियों के बीच न जाना पड़े।
मिहिर की बात सुनकर वह लोग सब कुछ अच्छी तरह से समझ गए कि मिहिर बस एक अच्छे दोस्त की तरह उनका साथ चाहता है। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। जिसके पास सबसे ज्यादा चिप्स थे उस आदमी ने अपना हाथ मिहिर की ओर बढ़ाया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसे नौजवान भी इतने अच्छे से गेम खेलना जानता है। मेरा नाम आशीष गुप्ता है और मेरा क्राफ्ट्स का बिजनेस है। मिहिर ने भी अपना हाथ बढ़ाया और आशीष के साथ हाथ मिलाया। मिहिर को उसको देखकर अंदाजा लग गया कि ये आदमी जितना सिंपल नजर आ रहा है उतना है नहीं, लेकिन आज इस गेम की वजह से ही मिहिर उसे अपने दोस्त बनाने में कामयाब हो गया। मिहिर ने धीरे से कहा, अगर कभी फ्यूचर में मौका मिले तो मैं आपके साथ जरूर काम करना चाहूंगा। दूसरे लोगों ने भी मुस्कुराते हुए मिहिर से हाथ मिलाया और अपने अपने बारे में उसे बताया। उनमें से एक का नाम राहुल चोपड़ा है और वह रियल एस्टेट एजेंट है, वहीं दूसरे का नाम शुभम शर्मा है जो कि चाय का बिजनेस करता है। उसने मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, अभी सौरभ यहाँ नहीं है, वो हमेशा से ऐसे गेम्स नहीं जीत पाता है। हर रोज वह नई तरकीब भी लगाता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। वो रोज खेल भी नहीं सकता क्योंकि उसकी बीवी बहुत स्ट्रिक्ट है। तुम्हें कैसे पता कि उसकी वाइफ कितनी स्ट्रिक्ट है? मुझे सब पता है और ये भी पता है वह कभी भी सोशलाइज्ड नहीं होते। राहुल चोपड़ा ने सीधा कहा, ये सब वक्त की बात है, अभी चलो, अब हमें भी लेट हो रहा है पार्टी में जाने के लिए। कहते हुए आशीष मुस्कुराया और मिहिर से बोला, और हाँ, बाद में भूलना मत कि तुम्हें फॉर्म भी फिल करना है। और हमारा चेस क्लब में तुम्हारा वेलकम है, तुम जब भी चाहो ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि वो एक ऑर्डिनरी क्लब है, लेकिन फिर भी सबसे जरूरी बात यह है कि उस क्लब में मुंबई शहर के सबसे बड़े बिजनेस सर्कल के लोग मौजूद होते हैं। अगर मिहिर ने ये क्लब ज्वाइन किया तो उसके फ्यूचर प्लान के लिए यहाँ से उसे काफी सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मिहिर के लिए ये काफी अच्छा मौका है। मिहिर के लिए ये सारी चीजें काफी जरूरी भी है। कुछ ही देर में वह सभी लोग नीचे चले गए और आपस में हंसते हुए बातें करने लगे। मिहिर भी उनके पीछे लगा हुआ है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कह रहा। वह बस उन लोगों से जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसी के बारे में सोच रहा है। पर जैसे ही वह नीचे पहुंचा उसे एक जानी पहचानी सी सूरत नजर आई। वह आदमी अपने हाथों में वाइन का ग्लास लिए मिहिर के पास आया और रिस्पेक्ट के साथ बोला, वेलकम मिस्टर बिस्ट, आप ड्रिंक करना चाहेंगे? मिहिर ने जैसे ही उस मोटे आदमी को देखा तो उससे याद आ गया कि यह वही आदमी है जो उस दिन होटल में वर्षा के करीब था, जिसकी धुलाई मिहिर ने कर दी थी। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि सुंदर है। मिहिर ने उसे बड़ी हैरानी से देखा। सुंदर ने जैसे ही मिहिर की शक्ल देखी उसे कुछ अजीब लगा और जब उसने मिहिर के आसपास खड़े लोगों को देखा तो उसे लगा कि उसने कोई गलती कर दी है। वहां पर खड़े लोगों को मिहिर की असली पहचान अभी पता नहीं है। उस दिन होटल में वर्षा और सुंदर को साथ देखकर मिहिर ने जो कुछ भी किया था उसके बाद ही सुंदर ने मिहिर की छानबीन करवाई थी, लेकिन उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया था। जो मामूली बातें उसे पता चली थी वो थी कि मिहिर बिष्ट फैमिली से बिलोंग करता है और वह अपनी पहचान अभी सबके सामने नहीं लाना चाहता है। लेकिन जैसे ही सुंदर को मिहिर की असलियत का पता चला वह बहुत खुश हो गया। उसको एक मौका मिल गया एसबी ग्रुप्स के साथ काम करने का। मिहिर ने अपनी आंखें सुंदर पर टिका ली। सुंदर ने जैसे ही मिहिर की नजरों में देखा तो उसने वहां से चुपचाप जाना सही समझा। उसके जाते ही मिहिर ने अभी चैन की सांस भी नहीं ली है कि तभी मिहिर ने एक जाने पहचाने शख्स को देखा। ये वही आदमी है जिसने बार में उस प्राइवेट रूम की नीलामी को खरीदा था। मिहिर उसे देखकर हैरान रह गया क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि सौरभ बख्शी ही है, दिविजा का पति। मिहिर को गुस्सा आने लगा कि ये आदमी छोटी छोटी लड़कियों को पैसे देकर अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए इस्तेमाल करता है और मिहिर के सामने नेहा का चेहरा आ गया कि कैसे वो इस इंसान के साथ जुड़ी हुई है और उसकी बड़ी बहन बेचारी क्या क्या नहीं सहती। सौरभ कुछ लोगों से घिरा उनसे बातें कर रहा है और उन सब ने हाथों में वाइन के ग्लास पकड़े हुए हैं। सौरभ ने अपने साथ में खड़े लोगों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मेरी पार्टी में आने के लिए। आप सभी लोगों को पता ही है कि मुझे रियल एस्टेट में काफी एक्सपीरियंस है, पर आज मैंने ये पार्टी इसलिए ऑर्गेनाइज की है क्योंकि मैं अब रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। शुभम ने हंसते हुए कहा, सौरभ बख्शी, आप तो अभी भी काफी यंग है तो आपको रिटायरमेंट की क्या जरूरत है? तभी राहुल बोला, तुम्हें नहीं पता, लगता है सौरभ ने कुछ पैसे मूवीज और टेलीविजन में लगाए थे और उन्हें काफी लॉस भी हुआ है। इसका रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि वह अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहा। क्यों, मैंने सही कहा ना? मिहिर और आशीष उन दोनों की बातें चुपचाप सुन रहे हैं। इस समय मिहिर मुस्कुराने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता। उसने सोचा, इन दोनों ने जो भी कहा क्या इसमें कुछ सच है? अगर उसे रिटायर होना ही है तो वह सिंपली भी हो सकता है, लेकिन आज का ड्रामा देखने लायक होगा। मिहिर ने कमेंट करते हुए कहा, क्या सच में सौरभ ने मूवीज और टेलीविजन में इन्वेस्ट किया था? उसके सामने खड़े दोनों लोग हंसने लगे और बोले, बिल्कुल, उनको जितनी भी आमदनी होती है वह टेलीविजन और फिल्म से ही होती है। इस साल उन्होंने कुछ मूवीज में भी इन्वेस्ट किया है। हालांकि वह ऐसे इन्वेस्टमेंट टेम्पररी बेस पर ही करते हैं, उनका रियल वर्क रियल स्टेट में ही चलता है। सब लोग आराम से बात कर रहे होते हैं कि तभी दिविजा भी वहां अंदर एंटर हुई और जैसे ही दिविजा ने एंट्री ली सभी लोग उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। तारांकन 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 तारांकन। आखिर क्या प्लान कर रहा है मिहिर? क्या वो सौरभ की सच्चाई सामने ला पाएगा? क्या दिविजा को मिहिर बचा पाएगा और क्यों मिहिर को दिविजा में इतनी दिलचस्पी है? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे साथ रईसजादा पॉकेट एफएम पर। CH26 एक और कामयाबी। दिविजा जैसे ही पार्टी हॉल में पहुंची सब लोग उसकी खूबसूरती को देखकर हैरान रह गए। वो उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही है। पार्टी में मौजूद सभी लड़कियां उसकी ज्वेलरी और उसके कपड़ों के बारे में ही बात कर रही हैं। लेकिन सबके सामने हंसती मुस्कुराती दिविजा की आंखें साफ बता रही है कि वो खुश नहीं है। मिहिर उसकी चेहरे की नकली मुस्कुराहट को साफ साफ समझ पा रहा है। वह दिविजा को दूर से ही देख रहा है।
मिहिर को काफी हद तक पता है कि दिविजा की इस हालत का जिम्मेदार उसका पति है और उसकी अय्याशी तो वो खुद अपनी आंखों से कल रात पब में देख चुका है। सौरभ ने सिर्फ अपने गुस्से की वजह से उस पब के कमरे को इतनी महंगी कीमत पर खरीद लिया। मिहिर अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके कानों में एक जानी मानी से आवाज पड़ी, तो ये तुम हो। मिहिर ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने सौरभ खड़ा हुआ है। उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल नजर आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि सौरभ ने भी मिहिर को पहचान लिया है। उसने ताना मारते हुए मिहिर से कहा, ऐसा लगता है कि तुम मुंबई के राइजिंग कमर्शियल स्टार में से एक हो। उसके शब्दों से साफ साफ मिहिर के लिए जलन और चिढ़ झलक रहा है। मिहिर ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि सौरभ ये सब राहुल चोपड़ा के सामने ही बोल देगा। लेकिन राहुल सौरभ के असली मतलब को नहीं समझा और मिहिर के पास आकर उसने स्माइल करते हुए सौरभ से कहा, तुम यकीन नहीं करोगे लेकिन मिहिर के पास काफी अच्छा टैलेंट है और जब तुम देखोगे तो तुम हैरान रह जाओगे। आने वाले समय में ये और बहुत से नए प्लान्स लेकर आने वाला है। सौरभ ने एक नजर घूरते हुए मिहिर को देखा और फिर राहुल की ओर मुस्कुरा कर छेड़ते हुए कहा, हाँ देखेंगे। खैर राहुल, तुम्हारा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है और तुम्हारे ग्रेट ब्लू व्यू प्रोजेक्ट का क्या हाल चाल है? देखने से ऐसा लग रहा है जैसे ग्रेट ब्लू सिटी एक रियल स्टेट प्रोजेक्ट है, लेकिन सौरभ इंटेंशनली मिहिर को ताना दे रहा है। उसने मिहिर की तरफ चिढ़कर देखा और उसे इग्नोर करते हुए वहां से आगे बढ़ गया। इसी बीच दिविजा की नजर मिहिर पर पड़ी और मिहिर को देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया है। उसे डर है कि कहीं मिहिर उसकी सच्चाई सबके सामने ना बता दे और ऐसा ना हो कि सौरभ को पता चल जाए कि वह मिहिर को पहले से जानती है। दिविजा भी एक अजीब सी उधेड़ बूंद में फंसी हुई नजर आ रही है। मिहिर उसकी ओर देखते ही पल में उसकी घबराहट समझ गया और वो दिविजा के थोड़ा करीब जाकर उसके कान में फुसफुसाया, डोंट वरी, मैं किसी से कुछ नहीं कहने वाला। जिसे सुनते ही दिविजा की जान में जान आई और वो साफ उसके चेहरे पर भी दिखाई देने लगी कि उसकी घबराहट अब कम हो गई है। फिर मिहिर वहां से निकलकर थोड़ा आगे बढ़ गया। मिहिर वहां से कब चला गया दिविजा को पता ही नहीं चला। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुंबई की इस हाई क्लास सोसाइटी में मिहिर के पास ज्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन अभी अभी उसने 3 दोस्त जरूर बनाए हैं और उसके अलावा उसके जानने वालों में एक और शख्स वहां मौजूद है। जैसे ही मिहिर ने आलिया को वहां देखा उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वह जल्दी से उसके पास गया। आलिया ने आज रेड कलर का टर्टल नेक गाउन पहना हुआ है और एक शाइनिंग डायमंड नेकलेस उसके गले पर काफी जंच रहा है। उसके बाल जुड़े में बंधे हुए हैं जो उसकी खूबसूरती को निखार कर बाहर ला रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे काफी सालों बाद कोई हीरा अपनी चमक बिखेर रहा है। मिहिर उसके पास गया और उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। आलिया ने नजर उठाकर मिहिर की तरफ देखा और फिर वह पूरी तरह से हैरान हो गई। लेकिन पार्टी के माहौल को देखते हुए आलिया ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि किसी भी लड़की का हाथ पकड़ने से पहले उसकी इजाजत लेनी चाहिए? मिहिर मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए कहा, बोला, अगर वो लड़की कोई अनजान हो तो बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी ही मंगेतर का हाथ पकड़ रहे हो तो इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, राइट? हालांकि उनके फैमिली द्वारा तय की गई इस शादी को करने में दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर फिर भी मिहिर सिर्फ आलिया को परेशान करने के लिए मजे ले रहा है। मिहिर के हाथ थामने के बाद भी आलिया ने कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहा और उसकी तरफ देखकर बनावटी मुस्कुराने लगी। मिहिर इस बात से पूरी तरीके से हैरान है कि वह मिहिर से नफरत नहीं करती है, ये बात तो साफ हो गई है। मिहिर धीरे से झुका और आलिया के कंधों पर हाथ रख उसके नेकलेस को छूने लगा। उसके हाथ काफी ठंडे हैं। मिहिर ने धीरे से उसके कान में कहा, हिलो मत, तुम्हारा नेकलेस ढीला हो गया है। मैं बस उसे सही कर रहा हूँ। इस वक्त मिहिर की सांसें आलिया महसूस कर पा रही है। आलिया को अच्छे से समझ आ रहा है कि यह सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि उसका नेकलेस अच्छी तरीके से उसके गले पर बंधा हुआ है। उसने अपने तेज धड़कते दिल को काबू में करते हुए धीरे से पूछा, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम और सौरभ बख्शी बिजनेस राइवल हो, राइट? आलिया ने मिहिर की तरफ देखा। मिहिर फिर आगे बोला, अगर ये बात सही है तो तुम अपना सिर हिलाकर मुझे बता सकती हो। आलिया को अब मिहिर की बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी, इसलिए उसने सिर हिलाया। मिहिर फिर बोला, फाइन, अगर तुम उसकी अपोनेंट हो तो क्यों ना तुम मेरी मदद करो। मिहिर को खुद पर पूरा भरोसा है कि आलिया मान जाएगी, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, चलो अब तुम मेरे साथ काम करने वाली हो तो मैं तुम्हें कुछ अच्छे से समझा देता हूँ। मैं तुम्हारी बातें क्यों सुनूं? आलिया ने मिहिर को घूरते हुए कहा। वैसे भी अगर मुझे उससे डील करना है तो मैं अकेले ही कर लूंगी। क्या उसके पास इतनी हिम्मत है कि वह कपूर फैमिली के अगेंस्ट लड़ सके? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम अपने परिवार से हटकर कुछ काम करो? तो अब सही मौका है, तुम अपना नाम खुद से बना सकती हो। मिहिर ये सब बिल्कुल धीरे धीरे कह रहा है, लेकिन वह पूरी तरीके से आलिया के मन को अपने कब्जे में कर चुका है। कुछ देर सोचने के बाद आलिया ने सिर हिलाया और कहा, ओके, तुम्हारे पास कोई प्लान है? मिहिर ने धीरे से कहा, सौरभ की कमजोरी को पकड़ना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी उसकी एक कमजोरी को पकड़ लिया है। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल था, पर मैंने कर लिया। मिहिर ने अपना सिर उठाया और एक मुस्कान के साथ आलिया से दूर हो गया। फिर उसके सामने खड़े होकर मिहिर बोला, मिस आलिया, मैंने आपका नेकलेस अच्छे से आपको पहना दिया है। जब आलिया अपने होश में वापस आई तो देखा कि मिहिर उसकी आंखों से ओझल हो चुका है। वह बालकनी के पास अकेले खड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो और आलिया कोई सपना देख रही है, लेकिन उसका ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। मिहिर ने अपनी जेब से फोन निकाला और नेहा शर्मा को कॉल लगाने लगा। उसने धीरे से कहा, क्या तुम तैयार हो? दूसरी तरफ से आवाज आई, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे? मिहिर ने धीरे से कहा, ऑफ कोर्स। मिहिर ने कॉल कट की और अपना फोन वापस से अपनी जेब में डाल लिया। तभी उसने एक परछाई को अपनी सामने आते हुए देखा। मिहिर ने जब अपनी नजर उठाकर उस शख्स की तरफ देखा तो पाया कि वह और कोई नहीं बल्कि सौरभ बख्शी है। मिहिर को पता ही नहीं चला कि कब वो उसके पीछे चला आया।
इस वक्त मिहिर के चेहरे पर कोई भी भाव नजर नहीं आ रहे हैं। उसने सौरभ की तरफ देखा और आराम से कहा, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। कल ही तो हम मिले थे और देखो आज फिर से तुम मेरे सामने हो। क्या सच में ऐसी बात है? सौरभ का पीला पड़ा चेहरा इस वक्त गुस्से से लाल नजर आ रहा है। उसे देखकर साफ पता चल रहा है कि वह अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिहिर को उस दोगले इंसान की लाइफ से कोई मतलब नहीं है। उसे इस इंसान की सच्चाई अच्छी तरह से पता है। मिहिर ने उसके हाथ की तरफ देखा जिसमें उसने एक ग्लास पकड़ रखा है, जो कि उसकी हाथों में ही टूट गया है। मिहिर ने उसे छेड़ते हुए कहा, सौरभ, क्या आपको भी ठंडी हवा की जरूरत थी इसलिए आप यहाँ आए हैं? सौरभ का चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। उसने उंगली दिखाते हुए कहा, मैंने अभी अभी तुम्हें मेरी वाइफ के साथ बात करते हुए देखा। तुम काफी हंस हंस कर उससे बात कर रहे थे। मिहिर हल्के से मुस्कुराया और उसके गुस्से पर थोड़ा और फ्यूल डालते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, मैं दिविजा को काफी पहले से जानता हूँ। सौरभ ने जैसे ही मिहिर के ये शब्द सुने उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ हैरानी नजर आने लगी, लेकिन किसी तरह से उसने उन्हें कंट्रोल किया और पूछा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद तुम मुझसे कभी बात नहीं करोगे और उससे कल रात के बारे में कुछ नहीं कहोगे। मिहिर ने अच्छी तरह से सौरभ को उकसा दिया है और अब वो इस हाल पर पहुंच गया है कि मिहिर जैसा चाहता है वो वैसा ही करेगा। मिहिर ने अपने कप को ऊपर किया और शराब के गिलास से हल्के से टकराते हुए बोला, अब आपकी उम्र हो गई है। इस उम्र में अपनी चार्म को मेंटेन करना आपके लिए आसान नहीं है और ना ही आपके पास कोई और ऑप्शन है जिससे आप अपनी वाइफ को कंट्रोल कर सके। मिहिर ने पहले ही सौरभ की दुखती रग को दबा दिया है। उसने सौरभ के कंधे पर हल्के से मारते हुए कहा, आपको नहीं लगता कि अब आपको हार मान जाना चाहिए? मिहिर के ये शब्द सौरभ के लिए किसी जहर से कम नहीं है। जो इमोशंस उसने अब तक कंट्रोल किए हुए थे वह धीरे धीरे अब बाहर आने लगे हैं। इस वक्त वह किसी भी तरीके का राज नहीं रख सकता है क्योंकि उसे पता है कि मिहिर उसके बारे में काफी कुछ जान गया है। उसने धीरे से अपनी टाई को ठीक किया और मेन हॉल की तरफ चला गया। वहां पर काफी सारे लोग मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ ड्रिंक करते हुए एंजॉय कर रहे हैं। अब उसे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है, लेकिन उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ तो गलत है, कुछ तो है जो ठीक नहीं है। यही सब सोचते हुए हुए उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या गलत है। तभी उसे अपने सामने नेहा नजर आई। नेहा ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है जो उस पर काफी ज्यादा जंच रही है। वह काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। सौरभ को कुछ भी समझ में नहीं आया और इससे पहले कि वो कुछ भी कर पाता मिहिर ने आग में घी डालने का काम किया और अपना गिलास उठाकर दिविजा की तरफ बढ़ने लगा। ये देखते ही सौरभ की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई और जैसे ही उसने वापस नेहा की तरफ देखा तो वो वहां से गायब हो चुकी है। नेहा को वहां देखकर सौरभ को अब यकीन हो चुका है कि ये सब मिहिर की ही चाल है। उसने जब मिहिर को दिविजा के पास जाकर उसके कानों में कुछ फुसफुसाते देखी तो सौरभ गुस्से की आग में जल भुन गया। उसका दिल कर रहा है कि वो इसी वक्त मिहिर को जान से मार दे, लेकिन अपने गुस्से को काबू करते हुए उसने अपनी मुट्ठी बंद की और दिविजा की तरफ बढ़ने लगा। सौरभ लोगों को क्रॉस करते हुए सीधा दिविजा के पास पहुंचा और एक जोर का तमाचा उसके गालों पर रसीद दिया। वहां मौजूद हर शख्स ये देखकर हैरान रह गया। तभी सौरभ ने देखा कि लाइट से एक लड़की बाहर आई जिसने एक कैप और बड़ा सा काला चश्मा लगाया हुआ है। उसने अपने हाथों में कैमरा भी पकड़ा हुआ है। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। ऐसा लगा जैसे वो इतने समय से सिर्फ इसी सीन को देखने के लिए बैठी हुई है। नेहा नीचे आई जिसे देखकर सौरभ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए कहा, तो तुम सच में यहाँ हो? अब तक मैं ये सिर्फ एक वहम समझ रहा था, लेकिन तुम सच में यहाँ हो? वो तुम ही हो जिसने मुझे फंसाया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो नेहा की तरफ बढ़ने लगा तभी मिहिर उन दोनों के बीच आ गया और सौरभ अपनी जगह पर ही रुक गया। मिहिर ने उसे घूरते हुए कहा, वहीं रुक जाओ, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सौरभ वही जड़ हो गया। इस वक्त मिहिर की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। तारांकन तारांकन तारांकन। तो क्या होगा कहानी में आगे? आखिर क्या करेगा मिहिर अब सौरभ के साथ? कैसे निकलेगी दिविजा सौरभ के चंगुल से? क्या रीजन है कि मिहिर ने किया सौरभ का पर्दाफाश? जानने के लिए सुनते रहिए राइस ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH27 सौरभ की हकीकत। जैसे ही सौरभ ने मिहिर को दिविजा के नजदीक देखा तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और गुस्से में उसकी ओर बढ़ा। उसने बिना कुछ सोचे समझे दिविजा के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ये देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। तमाचे की चोट से दिविजा नीचे जमीन पर जा गिरी। आलिया जल्दी से दिविजा की ओर बढ़ी और अपना हाथ दिविजा की तरफ बढ़ाया और उसकी उठने में हेल्प की। फिर सौरभ को देखकर आलिया बोली, ये क्या हरकत है सौरभ? मुझे नहीं पता था कि आप इस तरह के आदमी हैं। आप एक लड़की पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? इस पार्टी में बहुत से रिपोर्टर्स पहले से ही बाहर मौजूद हैं जो ये सब होता देख उसे कैप्चर करने के लिए होटल में घुस आए हैं। उन रिपोर्टर्स को किसी ने पहले ही खबर कर दी थी और वो लोग जल्द से जल्द इस न्यूज को कवर करना चाहते हैं। सौरभ के लिए अब अपने आप को काबू में करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। उसका ऐसा मन कर रहा है जैसे वो हर किसी को पकड़े और उन्हें बुरी तरह से पीट दे। दरअसल सौरभ एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसमें वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और जो भी उसके सामने आता है वो उसे बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। सौरभ के इस पागलपन की बीमारी से सिवाय दिविजा के सभी अनजान है। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और देखा कि वहां मौजूद सभी लोग उसे ही अजीब तरह से घूर रहे हैं, जबकि उसके सामने मिहिर बिल्कुल शांति से खड़ा मुस्कुरा रहा है। सौरभ अपने होश खो बैठा है और जल्दी से आगे बढ़कर एक आदमी का कॉलर पकड़ लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है, लेकिन तभी कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने आगे बढ़कर उस आदमी को सौरभ की गिरफ्त से छुड़ा लिया। इसी बीच मिहिर वहां से गायब हो गया।
किसी तरह सौरभ ने अपने गुस्से को शांत किया और अब इस बारे में ध्यान से सोचने लगा। अब उसे यह बात खाने को दौड़ने लगी कि उसकी इस हरकत की वजह से सभी लोगों को उसकी बीमारी के बारे में पता चल चुका है। अपनी इस बढ़ती बीमारी की वजह से ही वह बिजनेस की दुनिया को छोड़ देना चाहता है, लेकिन अब उसकी बीमारी के बारे में सबको पता चल गया है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह लोगों से क्या कहें और कैसे उन्हें अपनी बात पर यकीन दिलाएं। वह खड़ा ही है कि काफी सारी कैमरा की लाइट्स उसके चेहरे पर पड़ने लगी, जिस सच्चाई को उसने इतने दिनों तक छुपा कर रखा आज वो सबके सामने आ चुकी है। अब वो अपने राज को किसी से छिपा कर नहीं रख सकता। सौरभ ने जितनी भी मेहनत की और अपना नाम बनाया, वह सब आज मिट्टी में मिल गया, और वह भी सिर्फ और सिर्फ उसकी बीमारी की वजह से। सौरभ जैसे ही पीछे मुड़ा, दिविजा को अपनी तरफ ही घूरता पाया। दिविजा की आंखों में इस वक्त नफरत के सिवा कुछ नहीं है। दिविजा को नेहा ने जाकर सारी सच्चाई भी बता दी कि वो उसके साथ अपनी रातें रंगीन करता है। जब सौरभ ने नेहा को दिविजा के साथ देख लिया तो अब उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा है। उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूट चुका है। सौरभ ये सब देखकर वहीं पर जमीन पर बैठ गया। उसने कभी भी इस दिन के बारे में नहीं सोचा। उसने बहुत मेहनत करके रियल एस्टेट में अपनी एक जगह बनाई थी, लेकिन अब उन सब का कोई मतलब नहीं रह गया है। मिहिर बालकनी में खड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा प्लान काफी इंटरेस्टिंग है। आलिया कपूर ने धीरे से मिहिर का हाथ पकड़ा और कहा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए बस एक मोहरा हूं और तुमने अपने मिशन में मुझे यूज किया है। मिहिर ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तुम्हें यूज नहीं किया, वैसे भी तुम ही हो जिसे सौरभ के हारने पर सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। फिर वह हंसने लगा और बोला, तुम तो वैसे भी काफी टाइम से इसके लिए मेहनत कर रही हो ताकि तुम सौरभ से उसके सारे नए प्रोजेक्ट छीन सको। मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई में तुमने अपना बिजनेस सेटल करना शुरू कर दिया है। इस वक्त आलिया के चेहरे पर एक स्माइल है। वैसे तुम्हें कब पता चला कि सौरभ बीमार है? तुमने कैसे पता लगाया इस बारे में? जिस दिन हम लोग मिले थे, मिहिर ने हंसते हुए कहा तो आलिया कपूर का चेहरा तुरंत ही लाल हो गया। वह धीरे से चिल्लाई, क्यों तुम बार बार उस रात का जिक्र करते हो? ये थोड़ा एम्बेरसिंग हो जाता है, और वैसे भी मैंने पता लगाया है कि उस रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है, और ना ही अब हम दोनों के बीच ऐसा कुछ हो सकता है। मिहिर जोर जोर से हंसने लगा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा कॉमन सेंस इतना कम है। उसने मुस्कुराते हुए प्यार से आलिया की नाक को खींचकर कहा, उस दिन वहां बस हम दोनों थे, और इस हिसाब से तुम अंदाजा लगा ही सकती हो कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। अगर कुछ होता तो हम दोनों में से एक को तो जरूर पता होता, और वैसे भी अगर सोचने से ही कुछ हो जाता तो बात ही अलग थी। उसकी बात सुनकर आलिया कपूर थोड़ी सी चिढ़ गई और बोली, तुम कितने बेशर्म हो मिहिर। मिहिर हंसने लगा और बोला, अच्छा अच्छा, कुछ नहीं कहता मैं, मुझे अब चलना चाहिए। उसने अपना जैकेट उठाया और अपने हाथ में पकड़ लिया। लेकिन आज मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं मीडिया से बच गया और किसी ने भी मेरी फोटो नहीं ली। आलिया कपूर मिहिर को देखकर मुस्कुराई और बोली, वैसे वहां पर एक लड़की है जो पता नहीं कब से तुम्हें ही देख रही है। मुझे लगता है कि वह तुम्हें जानती है। लड़की? मिहिर भी जल्दी से पीछे मुड़ा और उस तरफ देखने लगा, लेकिन वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। जब वह वापस मुड़ा तो अब आलिया भी वहां से गायब हो चुकी है। वह खुद पर हंसने लगा और बोला, ये लड़की भी पागल है। मिहिर बिष्ट, आप कब से यहाँ हैं? चलिए एक ड्रिंक हो जाए। अनएक्सपेक्टेडली एक बार फिर सुंदर मिहिर को देखकर उसके पास चले आए। मुझे लगता है कि पिछली बार जो भी हुआ उसके बाद हम दोनों दोस्त बन गए हैं। मैं आपको काफी एडमायर करता हूँ मिस्टर बिष्ट। आप किसी ऊंचे पहाड़ की तरह हैं जिसे झुका पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मिहिर ने घूरकर उस आदमी की तरफ देखा और उसे धमकी देते हुए कहा, चलिए ठीक है। अब जब हमारे बीच की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे अब कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये सुनते ही सुंदर का मुंह उतर गया। अगर किसी और की बात होती तो उनके लिए डायरेक्टर सुंदर काफी परेशानी खड़ी करता, लेकिन मिहिर एक बड़ी पर्सनैलिटी में से एक है। मिहिर के सामने उसकी कोई औकात नहीं है, वह सिर्फ एक चींटी के बराबर है। तारांकन 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 तारांकन। मिहिर वहां से बाहर चला गया और जैसे ही वो पार्किंग लॉट में आया, उसने देखा कि निखिल ऑलरेडी उसका कार में वेट कर रहा है। निखिल ने मिहिर को देखते ही कार का दरवाजा खोल दिया और बोला, छोटे सरकार, हमारी अच्छी किस्मत है कि सारे रिपोर्टर अभी ऊपर ही है। उसने अपने माथे के पसीने को साफ किया। इस वक्त अगर कोई भी बिष्ट ग्रुप के मैनेजर को किसी नौजवान लड़के के लिए दरवाजा खोलते हुए देख लेता तो उनके लिए यह एक एक्सक्लूसिव न्यूज होती। मैंने तुम्हें पहले ही पैसे का इंतजाम करने के लिए कह दिया था। क्या तुमने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है? मिहिर ने लंबी सांस लेते हुए पूछा, आज से तुम्हें ये बात अच्छे से याद रखनी है कि मुंबई की हवाओं का रुख अब बदलने वाला है। मैं समझ गया, अब हमें कोई भी आसानी से हरा नहीं सकता। निखिल काफी सालों से मुंबई में ही काम कर रहा है। वो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हैंडल कर रहा है। वह काफी लंबे टाइम से रियल एस्टेट में एंटर करना चाहता है, लेकिन रियल एस्टेट में उसके लिए कॉम्पिटिटर पहले से मौजूद है। निखिल को यहाँ के हालात काफी पहले ही समझ आ गए थे कि रियल एस्टेट में एंटर करना इतना आसान नहीं है। लेकिन मिहिर ने काफी बड़ा कदम उठाया और आखिरकार सौरभ की सच्चाई सबके सामने ले आया, जिसके चलते अब उनका रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करना काफी हद तक आसान हो गया है। अब तक सौरभ ही लगभग पूरे रियल एस्टेट को कंट्रोल करता आ रहा है, लेकिन अब उसका नामो निशान ही मिट्टी में मिल गया है। ऐसा कह सकते हैं कि जिस प्रॉब्लम को निखिल सालों से नहीं सुलझा पाया, उसे मिहिर ने कुछ ही घंटों में सॉल्व कर दिया। पहले निखिल को यही लगता था कि मिहिर एक बिगड़ा हुआ रईसज़ादा है, लेकिन अब उसे भी अच्छी तरह से समझ आ गया है कि इस छोटे से दिखने वाले लड़के को हराना इतना भी आसान नहीं है। छोटे सरकार, अगर आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो जल्द ही आप अपना बिजनेस मुंबई में अच्छे से सेटल कर लेंगे और पूरा मुंबई शहर आपकी मुट्ठी में होगा। अगर आप इसी तरीके से काम करते रहे और कामयाबी हासिल करते गए तो जल्द ही बड़े सरकार आपको अपनी जिम्मेदारी सौंप देंगे और फ्यूचर में आपके लिए कभी भी कोई परेशानी खड़ी नहीं होगी।
मिहिर कुछ सोचते हुए बोला, नहीं, मुझे लगता है कि लोगों को एक तरीके से ही डील करना सही नहीं है। हमने आज जो भी किया वो बिल्कुल इसी तरह हम पर भी आजमाया जा सकता है। हमें आपसे सतर्क रहना होगा। अगर हमें मुंबई शहर में अपने पांव जमाने हैं तो रियल एस्टेट एजेंसी इंडस्ट्री एक अच्छा जरिया हो सकता है। अगर आज मिहिर ने किसी की एक सच्चाई सबके सामने लाकर अपना काम आसान किया है तो ये उसने सिर्फ एक छोटा सा रास्ता अपने लिए ओपन किया है, लेकिन अब भी उसे पूरे मुंबई को अपने हाथ में लेने के लिए काफी मेहनत करने की जरूरत है। मुंबई को अपने कंट्रोल में लेना आसान काम नहीं है। निखिल ने रियल व्यू मिरर से मिहिर की तरफ देखा और बोला, छोटे सरकार, अगर आप मुंबई में अपनी इंडस्ट्री ओपन करना चाहते हैं तो आपको इस शहर की सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इन पिछले कुछ सालों में यहाँ काफी कुछ बदला है। ये काफी अच्छा आइडिया है। मिहिर ने सिर उठाया और कहा, निखिल, क्या तुम भी काफी वक्त से यही करना चाह रहे थे ना? तुम यही चाहते थे कि तुम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एंटर करो और अपना बिजनेस एक्सपेंड करो। निखिल हल्के से मुस्कुराया और बोला, मेरे पास सिर्फ एक आइडिया है, लेकिन मैंने इसे हासिल करने के लिए कोई मेहनत नहीं की। छोटे सरकार, मैं आपको ऑर्डर नहीं कर रहा, मैं बस आपको एक सुझाव दे रहा हूँ कि यह काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। इससे हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। कौन सा सुझाव निखिल? मिहिर ने गौर से निखिल की ओर देखते हुए कहा। इस वक्त निखिल मुंबई के सबसे ज्यादा फेमस बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, जो कि मुंबई सिटी से ही शुरू हुआ है। एक फेमस सिल्क और एम्ब्रॉयडरी का बिजनेस। पहले ये सब काम हाथों से ही किया जाता था, पर अब इस इंडस्ट्री को धीरे धीरे मशीनों के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है। इस फील्ड में सिल्क और एम्ब्रॉयडरी की इन दिनों काफी ज्यादा डिमांड है, जिसके चलते लोग अब हैवी मशीनों का इस्तेमाल करने लगे हैं ताकि उनका काम जल्दी हो सके। मिहिर ने सिर हिलाया और कहा, निखिल, मुझे जितनी जल्दी हो सके इस शहर का सारा डिटेल जल्द से जल्द चाहिए। मुझे कुछ चीजों का भी पता लगाना है ताकि जब हम इसमें काम करें तो इसमें कोई दिक्कत ना हो। अगर हम इस बिजनेस को फिर से शुरू करना चाहते हैं तो यह एक तरीके से हमारे कल्चर को आगे बढ़ाना होगा, और अभी के लिए गाड़ी को पुराने शहर की तरफ चलो ले चलो। तारांकन 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 तारांकन। मून नाइट में थोड़ी थोड़ी मुंबई शहर की पुरानी झलक नजर आती है, लेकिन असल में मुंबई कैसा है वह सिर्फ वहां की छोटी छोटी दुकानों से पता चलता है। मिहिर जैसे जैसे उन छोटी गलियों से गुजरने लगा तो उसकी नजरें अगल बगल बनी काफी छोटे छोटे शॉप्स पर गई। वहां पर काफी सारी छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है, जहां पर हाथों की कारीगरी और डिजाइन लगे हुए हैं। अचानक एक जगह पर निखिल ने कार रोक दी तो मिहिर अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने विंडो से बाहर देखते हुए कहा, निखिल, अब तुम जा सकते हो, मैं खुद ही बाकी चीजों को बारीकी से देखना चाहता हूँ। निखिल के पास पहले ही काफी सारा काम है, इसलिए वो वहां से चला गया। चांद की रोशनी में मिहिर धीरे धीरे उन अंधेरी गलियों में चलने लगा। उस जगह काफी ज्यादा चहल पहल है। मिहिर गौर से एक एक चीज देख रहा है। तारांकन तारांकन तारांकन। क्या प्लान बना रहा है मिहिर? कैसे करेगा वो इस शहर पर राज? क्यों गया है मिहिर पुराने शहर? क्या उसका मिशन होगा सक्सेसफुल? जानने के लिए सुनते रहिए राइस ज़्यादा सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH28 मुलाकात। मिहिर मुंबई के पुराने शहर की एक एक चीज को बड़े गौर से देख रहा है। वहां पर काबिलियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी मशीन्स के आ जाने से इन लोगों के काम को बहुत नुकसान पहुंचा है। इन लोगों को देखकर साफ पता लग रहा है कि इससे इनकी कमाई मुश्किल से ही हो पाती है। मिहिर यह सब सोच ही रहा है कि तभी उसे पीछे से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, सर फूल लेंगे। मिहिर ने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की अंधेरे से बाहर आई और मिहिर की तरफ देखने लगी। उस लड़की ने व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई है और उसके हाथ में गुलाबों का गुलदस्ता है, जिसे उसने बास्केट में पैक कर पकड़ा हुआ है। मिहिर ने जब उसके चेहरे को देखा तो पाया कि वह लड़की बहुत प्यारी और बहुत सुंदर है और उसकी आंखें किसी तारे की तरह चमक रही हैं। मिहिर एक पल के लिए उसकी मासूमियत में खोसा गया कि तभी एक तेज महक से उसका ध्यान टूटा। यह उन फूलों की खुशबू है। मिहिर ने जैसे ही उसकी खुशबू को अपनी सांसों में भरा उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। मिहिर ने पूछा, ये फूल कितने के हैं? लड़की ने धीरे से अपनी पलकें झपकाई और कहा, सर, ये सिर्फ 500 रुपये के हैं। मिहिर ने अपनी जेब से 2000 का नोट बाहर निकाला और उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। क्या इतना काफी है? 2000 का नोट देखकर उस लड़की ने खुशी से अपना सिर हिलाया और वह पैसे रख लिए। आज मैंने इन फूलों को बेचकर कुल 2500 रुपये कमाए हैं। धरा ने अपने मन ही मन सोचा, आज तो मैं दादी माँ के लिए कुछ अच्छा खाने के लिए खरीदने वाली हूँ। यही सब सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। वही मिहिर अब भी उस टोकरी की तरफ देख रहा है। उस टोकरी की कारीगरी बेहद खूबसूरत है। उसमें एक कपड़ा बंधा हुआ है जिसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से कढ़ाई की गई है। धरा ने जैसे ही इस बात पर गौर किया, उसने उस टोकरी को मिहिर के हाथों में थमा दिया और बोली, ये टोकरी हमारे परिवार में बनाई जाती है, आज मैं यह आपको गिफ्ट देती हूँ। मिहिर ने खुश होकर धरा की तरफ देखा और बोला, अच्छा वह तो ठीक है, पर तुम्हारा नाम क्या है? धरा ने मुस्कुराते हुए कहा, धरा सिंह। मिहिर ने उस गुलदस्ते की खुशबू ली और धरा की तरफ देखने लगा। इस वक्त उसे धरा से एक अलग ही तरह की महक आ रही है। उसे ऐसा लगा जैसे ये किसी मेडिसिन या एंटीसेप्टिक जैसी महक है। उसने धरा की तरफ देखकर पूछा, ये तुम्हारे ऊपर से दवा की महक क्यों आ रही है? लड़की की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, मेरी दादी बीमार है, जिसके चलते मुझे उनकी देखभाल करनी पड़ती है और इसी वजह से मेरे कपड़ों से दवाइयों की महक आ रही है। मिहिर को सुनकर ये बहुत बुरा लगता है और ये मिहिर की आदत है, उसे जो कोई भी परेशान नजर आता है वो उसकी मदद करना चाहता है बस। कुछ सोचते हुए मिहिर ने धरा से पूछा, क्या मैं तुम्हारी दादी से मिल सकता हूँ? उस लड़की ने मिहिर की तरफ देखते हुए सोचा, ये लड़का इतना बुरा भी नजर नहीं आ रहा और इसने मुझे पैसे भी ज्यादा दिए हैं, दादी तो इनको देखकर खुश हो जाएंगी। मुझे इनसे दादी को मिलवाना चाहिए, उनको अच्छा लगेगा। वह काफी वक्त से किसी से मिली भी नहीं है, जिसके चलते उनको काफी बुरा लगता है। धरा ने अपना सिर हिलाया और कहा, जी चलिए।
मैं आपको लेकर चलती हूँ। धरा के लिए किसी भी अनजान शख्स को अपने घर लेकर जाना आसान बात नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मिहिर को देखकर उसे उस पर भरोसा सा होने लगा। वह मेन रोड से होते हुए एक गली में पहुंचे, जहां पर एक आदमी अपनी दुकान पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। उसके सामने काफी सारी खाने पीने की चीजें लगी हुई है और कुछ ग्राहक उसकी दुकान के सामने बैठे अपना खाना खा रहे हैं। धरा उस दुकान के सामने रुकी और दुकानदार से बोली, क्या बात है अंकल जी, आज आप अभी तक घर नहीं गए हैं? काफी रात हो चुकी है। अंकल दास मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा, अभी बस कुछ ग्राहक खाना खाने आए हुए हैं। वह जैसे ही खाना खा लेंगे मैं दुकान बंद कर दूंगा। वैसे भी बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे चीनू के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ताकि मैं उसके कॉलेज की फीस भर सकूं। मिहिर ने जैसे ही उनकी बात सुनी, उसे थोड़ा सा अजीब महसूस होने लगा। वह इस वक्त काफी मजबूर महसूस कर रहा है। वह लड़की मुस्कुराए और बोली, अंकल जी, मेरे लिए भी आज एक प्लेट खाना पैक कर दीजिए। फिर उसने अपने बैग से पैसे लिए और उस अंकल को दे दिए। मिहिर को दुकान से काफी अच्छी खुशबू आ रही है, इसलिए उसने भी कुछ पैसे निकाले और उसे दुकानदार को देते हुए कहा, अंकल मुझे भी एक प्लेट खाना पैक कर दीजिए। अच्छा नहीं नहीं नहीं, एक नहीं, आप 2 प्लेट कर दीजिए। ये सुनते ही धरा बीच में बोल पड़ी, अंकल, जो खाना पैक करने वाले हैं वह काफी सारा होता है, आपको नहीं लगता कि 2 प्लेट खाना आपके लिए काफी ज्यादा है? क्या आप इतना खा लोगे? मिहिर ने बिना पलके झपकाए उसका जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, उस प्लेट में जितना भी होगा मैं खा सकता हूँ। वह लड़की मुस्कुराई और बोली, ठीक है, आपको जितना खाना है आप उतना खाओ। जल्दी ही उन दोनों का खाना अंकल दास ने पैक करके दे दिया और वह दोनों वहां से घर की तरफ निकल गए। मिहिर ने चलते चलते धरा से पूछा, क्या अंकल दास का बेटा बाहर पढ़ाई कर रहा है? धरा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि चीनू मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है और उसकी कॉलेज की फीस भी काफी ज्यादा है, इसलिए वह उसकी फीस भरने के लिए काफी मेहनत करते हैं। मिहिर ये सुनते ही हैरान हो गया। मुंबई यूनिवर्सिटी कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। वहां पर बहुत मुश्किल से किसी का एडमिशन हो पाता है और वहां की फीस भी काफी ज्यादा है। मिहिर को पता है कि वहां कुछ ही डिपार्टमेंट हैं जहां फीस कम लगती है। वह अभी धारा को ही देख रहा है। धरा ने जैसे ही ये देखा तो उसने पूछा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? फिर कुछ सोचकर धरा ने आगे कहा, क्या कोई प्रॉब्लम है मुंबई यूनिवर्सिटी में? क्या आप भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो जहां अंकल दास का बेटा पढ़ाई कर रहा है? मिहिर ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। किसे पता है कि क्या पता फ्यूचर में मैं कभी अंकल दास के बेटे से मिल पाऊं। धरा मिहिर को छोटी छोटी गलियों से होते हुए एक घर के सामने ले गई। जैसे ही वह लोग उस घर के अंदर गए, धरा ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी माँ, मैं आज आपके लिए एक पूरा प्लेट खाना लेकर आई हूँ। आप कहाँ हो? धरा ने इधर उधर अपनी नजर घुमाई, लेकिन उसे कमरे में कोई भी नजर नहीं आया। वह धीरे से अंदर के कमरे की तरफ गई और देखा कि उसकी दादी माँ नीचे जमीन में गिर हुई है और बेहोश पड़ी है। उसने जल्दी से उन्हें उठाने के लिए टेबल पर रखा ग्लास उठाया और उनके चेहरे पर हल्के हल्के पानी के छींटे मारे। वह धीरे धीरे अपनी दादी की हाथों पर मालिश कर रही है और साथ ही उन्हें उठाने की कोशिश कर रही है। तभी उसकी नजर नीचे गिरी दवाई की बोतल पर पड़ी। उसने जल्दी से उसमें से एक दवा ली और अपनी दादी के मुंह में डालकर उन्हें पानी पिलाया। कुछ देर बाद जब उसकी दादी को होश आया तो उन्होंने धीरे से आंखें खोली और धरा को पहचानने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उन्हें होश आया, उन्होंने कहा, मैं बस अपनी दवा लेने के लिए उठी थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मुझे अचानक से चक्कर आ जाएगा और मैं ऐसे जमीन पर गिर जाऊंगी। धरा, जो अब तक काफी परेशान नजर आ रही थी, उसने जल्दी से अपनी दादी माँ को कसकर गले लगा लिया और कहा, दादी माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मेरे आने का वेट किया कीजिए। मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि ऐसी हालत में आपको बिस्तर से नीचे नहीं उतारना चाहिए, लेकिन नहीं, आप हैं कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। चलिए अब उठिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। धरा ने उनको जल्दी से बिस्तर पर लिटा दिया और फिर वह मिहिर की तरफ मुड़कर उसे देखने लगी। उसने जल्दी से टेबल पर रखा खाना उठाया और अपनी होठों पर सुंदर सी मुस्कान लिए बोली, चलिए ठीक है कि अब आपकी तबीयत सही है। वैसे मैं आपको बताना भूल गई, आज मैं आपके लिए एक प्लेट खाना लाई हूँ, वो भी अंकल दास के यहाँ से। आपको उनके हाथ का बना हुआ खाना काफी ज्यादा पसंद है ना? दादी माँ ने प्यार से धरा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरी बच्ची मेरा कितना ख्याल रखती है। और फिर तभी दादी की नजर मिहिर पर पड़ी, जिससे उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन्होंने धरा से पूछा, धरा बेटा, ये कौन है? मैंने इनको पहले तो कभी भी कहीं भी नहीं देखा, क्या ये हमारे पड़ोसी हैं? इससे पहले कि धरा कुछ बोलती, अचानक से उनके चेहरे पर खुशी नजर आने लगी। उन्होंने खुश होते हुए कहा, धरा, मुझे सच सच बताओ, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इस वक्त मिहिर को थोड़ा अजीब लग रहा है। उसने अपना सिर नीचे किया और धीरे से मुस्कुराने लगा। उसने मन में कहा, सच में दादी माँ काफी तेज है। तभी धरा ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे नहीं नहीं दादी माँ, यह आप क्या कह रही हैं? यह मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं तो आज इनसे मार्केट में मिली हूँ। इन्होंने ही आज आपका बनाया हुआ वह बुके खरीदा है। ये हमारे कस्टमर है। मैंने जैसे ही इनको आपकी तबीयत के बारे में बताया तो वह आपसे मिलने की जिद करने लगे, और इसलिए मैं इन्हें अपने साथ यहाँ ले आई। दादी माँ धीरे से मुस्कुराए और बोली, अगर इस लड़के ने तुमसे अच्छे से बात नहीं की होती और तुम पर उसका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा होता तो क्या तुम उसे यहाँ लाती? उन्होंने मिहिर की तरफ देखा और कहा, बेटा, क्या तुम भी इसी शहर में रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? मिहिर ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं दादी माँ, मैं तो बस एक स्टूडेंट हूँ। मुझे बस ये फूल काफी पसंद आ गए थे, इसलिए मैंने इन्हें खरीद लिया, और जैसे ही धरा ने मुझे आपकी तबीयत के बारे में बताया तो मैं इसके साथ आपसे मिलने चला आया। धरा अब तक खाना टेबल पर लगा चुकी है। उसने दादी माँ को चम्मच पकड़ाया और कहा, दादी माँ, आप खाना शुरू कीजिए, हम लोग यहीं बैठे हैं। तभी मिहिर ने एक प्लेट धरा को देते हुए कहा, धरा, ये तुम्हारे लिए है।
धरा मिहिर की बात सुनकर सन रह गई। अब जाकर उसे समझ में आया कि मिहिर ने 2 प्लेट खाना क्यों लिया था। उसने धीरे से एक प्लेट लिया और मिहिर से कहा, थैंक यू वेरी मच। धरा काफी वक्त से खाना सही से नहीं खा पा रही है। वह हमेशा ये कोशिश करती है कि जितने ज्यादा पैसे हो सके वह बचाए, ताकि अपनी दादी माँ का इलाज करवा सके। अब उसके परिवार में उसकी दादी के अलावा उसका कोई नहीं है और वह उन्हें खोना नहीं चाहती। दादी उन दोनों को देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, तुम अभी बोल रही थी कि तुम उसे पसंद नहीं करती। ये लड़का सच में काफी अच्छा है। बहुत सी लड़कियां इसे पसंद करती होगी। दादी की बात सुनकर धरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, दादी क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? वहीं मिहिर ये सब सुनकर एक बार फिर मुस्कुराने लगा। तारांकन तारांकन तारांकन। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या मिहिर धरा की कोई मदद कर पाएगा? क्या है मिहिर का इस जगह आने का कारण? और कौन है अंकल दास का बेटा? जानने के लिए सुनते रहिए रईसज़ादा पॉकेट एफएम पर। CH29 हीरोगिरी। मिहिर ने धरा की तरफ एक खाने की प्लेट पकड़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है धरा। जिसे सुनकर धरा हैरान रह गई और उसे अब समझ आया कि क्यों मिहिर ने उस वक्त 2 प्लेट खाना लिया। ये देखकर दादी भी मुस्कुराने लगी, तुम अभी बोल रही थी कि तुम उसे पसंद नहीं करती। ये लड़का सच में काफी अच्छा है। बहुत सी लड़कियां इसे पसंद करती होगी। दादी की बात सुनकर धरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने मुंह बनाते हुए कहा, दादी क्या आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है? धरा अब भी शर्मा रही है। उसने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए जल्दी से खाना लिया और दादी के बगल में बैठ गई। वहीं मिहिर दूसरी तरफ बैठ गया और सभी लोग अपना अपना खाना खाने लगे। इस वक्त घर में उस खाने की खुशबू महक रही है। मिहिर को जल्द ही यह एहसास हो गया कि यह घर बहुत छोटा है। ये कह सकते हैं कि वह लोग एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। उस घर की दीवारें थोड़ी सी टूटी फूटी सी नजर आ रही है। वहां पर लगा फर्नीचर भी थोड़े से पुराने जमाने का है। लेकिन एक चीज है जो मिहिर की आंखों को बार बार अपनी ओर खींच रही है और वो है फर्नीचर के साइड पर रखे हुए पुराने कपड़े और उन पर हुई अलग तरीके की एम्ब्रॉयडरी। वह काफी ज्यादा सुंदर नजर आ रहा है। वह उस तरफ बढ़ा और उस कपड़े को उठाकर ध्यान से देखने लगा। उसने पूछा, क्या आपने ये सारे डिजाइन बनाए हैं? क्या आपने इसमें एम्ब्रॉयडरी की है? दादी माँ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, काफी पहले ये काम हम कुछ लोग साथ बैठकर किया करते थे, पर अब फैशन बदल गया है। आजकल के बच्चे हाथों से एम्ब्रॉयडरी किए हुए कपड़े पहनते कहाँ है? धरा तुरंत उनकी बात काटते हुए बोली, दादी माँ ये कैसी बातें कर रही है? मुझे वह हर एक कपड़ा पसंद है जिसको भी आपने मेरे लिए बनाया है, और आपको पता भी है कि मैंने उनको कितने दिनों तक पहना है। और अब भी मैं आपके बनाए कपड़े ही पहनती हूँ। उसने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, दादी माँ आपके हाथों में सच में जादू है। आप जो भी बनाती हैं वह काफी अच्छा होता है। इस घर के पीछे एक फैक्ट्री है जहां हम लोग हर रोज काफी ज्यादा मात्रा में कपड़े सिलाई और बुनाई का काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे जमाना बदलते गया वैसे वैसे हम लोगों का बिजनेस भी कम होते गया। दादी माँ ने धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में उदासी साफ नजर आ रही है और वो आगे बोली, यही दुनिया का उसूल है कि वक्त के साथ बदलना पड़ता है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मिहिर ने अपना सिर हिलाया और कहा, जिस तरीके की फिनिशर आप लोग अपने हाथ से बनाने पर लाते हो, मशीनों से वैसी फिनिशर कभी नहीं मिलती है। आजकल हम लोग मशीन से बने कपड़े पहनने जरूर लगे हैं, लेकिन हमें अभी हाथों से बना कपड़ा ही सबसे ज्यादा पसंद आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्यार एक हाथों से बनाए कपड़े में महसूस होता है वो उन मशीन से डिजाइन किए कपड़ों में नहीं होता। उसमें काफी सारी चीजें नहीं होती है। आपने कभी भी अपनी इस कला को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है? कुछ साल पहले मैंने सोचा था कि मैं इस कला को आगे बढ़ा लूंगी और इसके लिए मैंने कुछ लोगों को सिखाने का भी सोचा था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे लोगों का सीखने का रुझान भी कम होते गया और अब किसी को भी इस कला को सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके लिए ये सब कुछ करना एक ओल्ड फैशन है। दादी माँ मिहिर को देखते हुए कहने लगी, और जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे मैं भी इस बारे में भूलती चली गई। धरा ने अपनी दादी के घुटनों पर सिर रखा और कहा, क्या दादी माँ, आप ऐसे उदास मत हो। अब देखना एक वक्त आएगा जब सभी लोग इस कला को सीखने के लिए आपके पास आएंगे। वह लोग बातें कर ही रहे हैं कि तभी अचानक से कुछ अनजान लोग उस घर के अंदर घुस आए। जो आदमी उन लोगों का लीडर लग रहा है उसने अजीब तरीके से उस औरत को घूरते हुए कहा, क्या बात है दादी माँ, अगर आपके पास पैसे नहीं है कर्ज चुकाने के लिए तो फिर आप इतना अच्छा खाना कैसे खा रही हैं? मिहिर जल्दी अपनी जगह से उठ गया, लेकिन तभी दादी माँ ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, रुको बेटा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं इसी संभाल लूंगी। वह धीरे से उठी और उन लोगों के पास जाकर बोली, आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो? मैंने तुम लोगों को काफी बार यह बता दिया है कि मेरा उस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। उस आदमी ने मुझे एक भी पैसे नहीं दिए और तुमसे पैसे लेने के बाद वह कहीं चला गया है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरा तुम लोगों से या उससे कोई लेना देना है। ये भी ठीक है अगर आप कह रही हैं कि आपका कोई लेना देना नहीं है तो। डॉट उद्धरण चिन्ह। वह मुड़ा और मिहिर की तरफ देखते हुए बोला, अच्छा, आज तो आपके यहाँ मेहमान भी आए हुए हैं। ये तो और अच्छी बात है। चलो आज इनसे ही बात करते हैं और पूछते हैं कि पैसे कौन देने वाला है। आखिर हो क्या रहा है यहाँ? मिहिर अपनी जगह से आगे बढ़ा और बोला, आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो? क्या प्लान है तुम्हारा? वह आदमी अचानक से एक चाकू लेकर आगे बढ़ा और उसे मिहिर को दिखाते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या तुम ऐसे लड़के हो जिसने कभी दुनिया नहीं देखी? चलो मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, इस बुढ़िया के बेटे ने मुझसे 1 लाख उधार लिए और यहाँ से कहीं गायब हो गया। अब मुझे बताओ कि वह पैसे मुझे ये लोग नहीं देंगे तो और कौन देगा? 1 लाख रुपए कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। धरा अपनी जगह से खड़ी हुई और बोली, वह पैसे उस आदमी ने तुमसे लिए थे ना? तो उस आदमी से मांगो पासी, हमारा उस पैसे से और ना ही उस आदमी से कोई लेना देना है।
तो तुम मुझे और मेरी दादी माँ को हर समय परेशान करना बंद करो। तुम्हें पहले से ही पता है कि हमने उस आदमी से सालों पहले ही रिश्ता तोड़ दिया है। तो अब अपनी बकवास बंद करो। ठीक है, मैं तुम्हारा मतलब समझ गया हूँ। मैं समझ गया हूँ कि तुम अब पैसे वापस नहीं करने वाली। चलो, ये भी ठीक है। उस आदमी ने अपने हाथों को स्ट्रेच किया और बोला, मैंने तुम्हारे जैसे बहुत से लोग देखे हैं, तुम लोगों से तो मैं अपना पैसा वापस लेकर ही रहूंगा। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, धरा कातर आवाज में बोली। लेकिन इन सब बातों का उस आदमी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। वह सीधा अंदर गया और सोफे पर आराम से बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे लगा था कि तुम लोगों से निपटना थोड़ा आसान होगा, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि तुमसे कैसे निपटना है और कैसे अपना पैसा वापस लेना है। ये घर काफी टूटा फूटा सा है, मगर यह इतना बुरा भी नहीं है, तो क्यों ना मैं तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दूं। कुछ ही सेकंड में उसके साथ के लोग आगे बढ़े और वहां पर रखे सामानों को इधर उधर फेंकने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हो। वह बेरहमी से सारा सामान जमीन पर पटक रहे हैं और कुछ लोग वहीं बैठे बेशर्मी से मुस्कुरा रहे हैं। ये परिवार उनका कर्जदार है। अगर वह चाहे तो उन्हें घर से बाहर भी निकाल सकते हैं, लेकिन उस बुढ़िया को देखते हुए उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। धरा को तेज गुस्सा आया, लेकिन उससे ज्यादा उसकी आंखों में आंसू है। उसने रोते हुए कहा, अगर आप लोग उसको ढूंढना चाहते हैं और आपको पैसे की जरूरत है तो उस आदमी को ढूंढिए। हमारा ना तो उन पैसों से कोई लेना देना है और ना ही उस आदमी से। हम बहुत पहले उससे सारे रिश्ते तोड़ चुके हैं। तो अब मुझे और मेरी दादी को धमकाने का क्या मतलब है। हालांकि सबको पता है कि जो भी ताकतवर लोग होते हैं वह हमेशा कमजोर को ही धमकाते हैं। उन्हें बस अपने पैसों से ही मतलब होता है। इस वक्त भी वो लोग यही करना चाह रहे हैं। मिहिर मुड़ा और दादी माँ की तरफ देखकर बोला, दादी माँ, मेरे पास आपके लिए एक सौदा है। अगर आप चाहे तो हम इस पर बात कर सकते हैं। दादी माँ उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए दंग रह गई। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, सौदा? कैसा सौदा? उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मिहिर के कहने का क्या मतलब है। मिहिर हल्के से मुस्कुराया और बोला, दादी माँ, मेरी एक कंपनी है जो कि सिल्क का कारोबार करते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कंपनी में टेक्निकल एडवाइजर के तौर पर काम करें, जिससे हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में सुधार आए। और मुझे आपकी काबिलियत पर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आपकी कलाकारी मैं पहले ही देख चुका हूँ। तो आपका क्या ख्याल है? मैं आपको 1 लाख एडवांस में देने के लिए भी तैयार हूँ। क्या आप मेरे साथ काम करना चाहेंगी? वहां पर खड़े सभी लोग मिहिर को हैरानी से देख रहे हैं। वह आदमी मिहिर के पास आया और चिढ़ते हुए बोला, बच्चे, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम कूल बनने के चक्कर में फूल बनने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे पास 1 लाख है भी, या बस शेखी बघार रहे हो? तुम्हारे जैसे बच्चे के पास 10,000 हो, उतना ही बहुत है। मिही को उसकी बातों का बुरा नहीं लगा। वह मुस्कुराते हुए बोला, और अगर मैं इतने पैसे लेकर आऊं तब? अगर सच में तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं भी, तो तुम्हारे पिता ये सुनकर पागल हो जाएंगे कि तुमने अपने पैसों को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। वह आदमी सोफे से उठकर धरा के पास गया और उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, वैसे धरा, तुमने इस लड़के को देखा? ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ना। यह ऐसे ही अच्छा बनने के चक्कर में तुम्हार ये जैसी लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उन्हें धोखा देकर उनसे पैसे लेकर भाग जाते हैं। आजकल का ट्रेंड है, अमीर बनने का नाटक करो, लड़कियों को अपने जाल में फंसाओ, उनका फायदा उठाओ और आखिर में धोखा देकर भाग जाओ। कूल और हमदर्द बनकर लड़के फायदा उठाते हैं और तुम्हारी जैसी मासूम लड़कियां उनके प्यार में पड़कर रोते रहती है। पर अफसोस, तुम्हारे पास तो इतना वक्त भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें मेरा कर्ज चुकाना है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। तुम दिखने में काफी खूबसूरत हो, तो क्यों ना तुम मेरे साथ शहर चलकर काम करो। कसम से तुम्हारी इस खूबसूरती से हम दोनों लाखों कमाएंगे। वहां पर खड़े सभी लोगों को उस आदमी की बातें अच्छे से समझ में आ गई। उसके साथ में आए लोग अजीब तरीके से हंसते हुए धरा को देखने लगे। ये सुनते ही मिहिर का खून खौल गया। तभी अचानक से मिहिर उसके पास गया और उसके हाथों को पकड़कर उसे धक्का देते हुए कहा, मैं तुम्हें अभी चेतावनी दे रहा हूँ कि इंसानों की तरह बर्ताव करना सीखो, नहीं तो तुम्हारे जैसे जानवरों को मुझे सबक सीखना बहुत अच्छे से आता है। उस आदमी को अपने हाथ में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई उसके हाथों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसके हाव भाव अचानक से बदल गए और उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? ऐसा लग रहा है जैसे यह आदमी बस लोगों को धमकी देना चाहता है। मिहिर ने चिढ़ते हुए कहा, मैं कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन अब अगर तुमने कोई भी बेहूदगी करने की कोशिश की या अपने मुंह से एक भी गंदे शब्द धरा या दादी माँ के लिए निकाला, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली गुंडागर्दी होती क्या है। शायद तुम्हारा पाला अब तक मेरे जैसा पागल आदमियों से नहीं पड़ा है। अब तुम अपने लोगों को यहाँ से लेकर निकलो। थोड़ी देर बाद अपने पैसे ले जाना और फिर तुम्हारी शक्ल हमें दोबारा देखनी ना पड़े। आदमी को मिहिर की ताकत का अंदाजा अब हो चुका है। उसने धीरे से सिर हिलाया और अपने लोगों की तरफ देखकर बोला, चलो अब हमें चलना चाहिए। और फिर वह उन लोगों के साथ वहां से निकल गया। दादी और धरा लगातार मिहिर को ही देखती जा रही है। तारांकन तारांकन तारांकन। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या ये गुंडे आसानी से मान जाएंगे या मिहिर के लिए नई मुसीबत खड़ी होगी? क्या दादी माँ मिहिर की बात मान जाएंगी और करेगी मिहिर की कंपनी में काम? जानने के लिए सुनते रहिए रईस ज़दा, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। CH30 जॉब ऑफर। मिहिर ने उस गुंडे को धमकाते हुए कहा, जा यहाँ से अपने आदमियों के साथ। तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद कभी यहाँ नजर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो गुंडा मिहिर की ताकत समझ चुका है, इसलिए अपने आदमियों के साथ अगले ही पल वहां से निकल गया। यहाँ चल क्या रहा है? दादी माँ कुछ भी बात करने की हालत में नहीं है। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वह क्या बोले। उन्होंने सोफे पर बैठते हुए कहा, धरा, तुम मुझे बताओ कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है।
कौन है ये? धरा ने एक नजर मिहिर की तरफ देखा और कहा, दादी माँ मुझे भी नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है। मैं तो इनसे रास्ते में मिली थी और इन्होंने मुझसे फूल खरीदा। यह मेरे लिए एक कस्म से ज्यादा कुछ भी नहीं है। धरा इस वक्त काफी घबराई हुई नजर आ रही है। वह मिहिर को घूरते हुए बोली, आखिर तुम हो कौन? और हम लोगों की मदद क्यों कर रहे हो? मिहिर उन दोनों के पास गया और उन्हें शांत करते हुए बोला, आप लोग परेशान मत होइए। मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं बस मुंबई शहर में नया हूँ और यहाँ पर अपना बिजनेस चलाना चाहता हूँ। मेरे कुछ छोटे छोटे प्लान हैं जिसके लिए मुझे कुछ लोगों की जरूरत है और जैसे ही मैंने आपका सिलाई बुनाई का काम देखा तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया। दादी इस काम में एक्सपर्ट है और इसलिए मैंने उन्हें ये जॉब ऑफर की है। मेरा इसके अलावा और कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है। आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मेरा काम बस मुंबई की पुरानी कलाकृति और सिल्क की हाथों की कारीगरी को बढ़ावा देना है, जिसके लिए मैं कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूँ। और यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि आप इसमें काफी अच्छी है। मिहिर की बातें काफी गंभीर नजर आ रही हैं। उसने दादी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, दादी माँ आपको तो पता ही है कि मुंबई में सिल्क और एम्ब्रॉयडरी का कितना बड़ा कारोबार चलता है और अब मैं भी इस बिजनेस का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मुझे बस आपका साथ चाहिए। मुंबई में पहले से ही काफी सारे लोग ये बिजनेस करते आ रहे हैं और मुंबई के बाहर भी सिल्क का बिजनेस काफी ज्यादा फेमस है। वहाँ के लोग अपनी कारीगरी को मुंबई से लाया गया काम बताकर ज्यादा दामों में उनको बेच देते हैं और मैं बस आपसे या आप जैसे लोगों से इस तरह की हाथों की कारीगरी का नमूना चाहता हूँ जिससे मुझे आगे फ्यूचर में मेरा कारोबार बढ़ाने में आसानी हो। मिहिर ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, जो मैंने आपको 1 लाख रुपए देने की बात कही थी वह बिल्कुल सच है। मैं बस आपको एक टेक्निकल एडवाइजर के रूप में अपने कंपनी में जॉब देना चाहता हूँ। मुझे सच में आपका काम काफी ज्यादा पसंद आया है और मैं आपको आपके काम के हिसाब से मंथली इसका पेमेंट करूंगा। ये काफी बड़ा अमाउंट है और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है। मैं समझ सकता हूँ। मिहिर ने धरा की तरफ देखा तो धरा ने अपनी दादी माँ को समझाते हुए कहा, दादी माँ हालांकि मुझे भी इनकी बातों पर उस वक्त यकीन नहीं हुआ था लेकिन अब इनकी बातें सुनकर मुझे इन पर भरोसा होने लगा है। धरा ने अपने होठों को काटते हुए मिहिर की तरफ देखा और कहा, तुम सच कह रहे हो ना? तुम हमें कोई झूठी उम्मीद मत दो। मिहिर मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आगे चलकर फ्यूचर में हमारे पास काफी सारे ऑर्डर्स आने वाले हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ काम करें। मैं आगे चलकर काफी ज्यादा बिजी होने वाला हूँ। वह लोग इन बातों को धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं। दादी माँ ने गहरी सांस ली और मिहिर की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे बस एक बात ही खाई जा रही कि मैं उन्हें एक भी पैसे नहीं देना चाहती। न मैंने उनसे पैसे लिए हैं और ना ही मैं उनको कुछ दूंगी। अगर आप ऐसा चाहती हैं तो जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं आपकी इसमें पूरी मदद करूंगा और आपका जो भी उधार है उससे मैं खुद ही चुकाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह इतने से मानने वाला है। लेकिन फिर भी अगर यही बात है तो इसके बाद आप लोग कभी भी उससे उधार नहीं लेंगे। नहीं तो वह आगे चलकर आपको ऐसे ही परेशान करते रहेगा। धरा और दादी माँ ने एक नजर एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दादी माँ ने जल्दी से कहा, ठीक है मैं वादा करती हूँ मैं ऐसा ही करूंगी। दादी माँ और धरा दोनों को ही पता है कि कहीं ना कहीं वह लोग एक तरीके से किसी अनजान शख्स पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन मिहिर की बातें उन्हें इस वक्त अच्छी लग रही है। मिहिर भी उन्हें इस बात के लिए काफी एडमायर करने लगा। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो दादी माँ मैं आपको इस मामले को सुलझाने में मदद जरूर करूंगा। जब वह तीनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं तभी अचानक से उनके घर के बाहर एक कार आकर रुकी और एक चश्मा लगाया हुआ आदमी घर के अंदर आया और उस घर को अजीब तरीके से देखने लगा। उस आदमी को देखकर मिहिर को थोड़ा अजीब लगा। उसे देखकर ही पता चल रहा है कि वह काफी समय तक किसी कंपनी में एक मजदूर की तरह काम कर चुका है। उसके पीछे पीछे वही सारे लोग वापस इस घर में दाखिल हो गए। उसके अगल बगल के लोग काफी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट नजर आ रहे हैं। उन्हें देखकर ही पता चल रहा है कि वह लोग गांटर और एक नोटरी वाला है। उस आदमी ने धीरे से अपना चश्मा निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। उसने घूरकर धरा की तरफ देखा और पूछा, यार धरा तुम्हारा पहले से बॉयफ्रेंड है, तुमने मुझे बताया ही नहीं। धरा ने मिहिर की तरफ इशारा किया और कुछ भी बोलने से खुद को रोक लिया। मिहिर ने धीरे से सिर हिलाया और उसे चुप रहने का इशारा किया। उस आदमी ने दादी माँ की तरफ देखा और कहा, दादी माँ मैं इस पर बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मैंने आपके लिए कितना कुछ किया है फिर भी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? आप क्यों नहीं समझती हैं कि मैं आपकी भलाई चाहता हूँ? फिर भी आप मेरे ही अगेंस्ट खड़ी हो रही है। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी ने अपनी जेब से एक सिगरेट का पैकेट निकाला और उसमें से एक सिगरेट लेकर उसे जलाने लगा। इस वक्त वह एक तरीके से दादी माँ को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। दादी माँ भी यह बात अच्छे से जानती है, इसलिए उन्होंने धरा को अपने पास खींच लिया और धीरे से कहा, तुम डरो मत धरा, मैं यही हूँ। तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। धरा ने जब से उस आदमी को देखा था तब से वह अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। उस आदमी ने सिगरेट के धुएं को बाहर निकालते हुए कहा, क्या आप लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो? यह आखिरी शब्द उसने काफी जोर देकर कहा। वह अब भी दादी माँ और धरा को धमकाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। मिहिर डायरेक्टली उस आदमी को घूरते हुए उसके सामने सोफे पर बैठ गया और बोला, चलिए ठीक है, मैं दादी माँ का जो भी उधार है उसे चुकाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी सिर्फ एक शर्त है कि उसके बाद तुम लोग कभी भी इन्हीं परेशान नहीं करोगे। इस वक्त मिहिर की आंखों में अजीब तरीके की चमक नजर आ रही है। जब उस आदमी ने मिहिर को देखा तो उसने हंसते हुए कहा, क्या सच में तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? तुम कौन हो जो इन्हें बचाने आए हो? क्या तुम कोई मसीहा हो जो इन्हें मुझसे बचा कर कहीं दूर ले जाओगे? तुम खुद को समझते क्या हो? वह गुस्से से उठा और बोला, तुम्हें तभी सामने वाले के साथ उलझना चाहिए जब तुम उसके लायक हो। तुम्हें देखकर ही यह पता चलता है कि तुम अभी बच्चे हो।
तुम्हें देखकर लगता है कि तुम अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। आखिर इस तरीके से अपनी बातों में कैसे किसी को फंसा सकता है कोई? ओह गॉड, मुझे समझ में क्यों नहीं आया। तो ये सिर्फ इस धरा के कारण है। सुनो लड़के, तुम अभी एक छोटे बच्चे हो और मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे टकरा सकते हो। वह अभी मिहिर पर चिल्लाए जा रहा है। देखो, तुम जैसे बेकार से बच्चे का यहाँ कोई काम नहीं है। वैसे भी इस जगह पर कोई पैसा नहीं है। तुम देख नहीं रहे इस घर को? ये पहले से ही टूटा फूटा है, तो तुम्हें क्या लगता है इस लड़की के जरिए तुम इस घर को हथिया लोगे? मेरी बात ध्यान से सुनो लड़के। धरा को अपने साथ ले जाओ और वहां इसे एक अच्छी जॉब दिलाओ, जिससे इसको थोड़ी पैसे की आमदनी हो और ये लोग जो मेरा कर्ज है वो चुका पाए। उस आदमी ने जैसे ही बोलना बंद किया, उसके लोग दादी माँ और धरा की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन मिहिर उनके बीच में आ गया और बोला, बस अब बहुत हो गया, सबके सब पीछे हो जाओ। जब उन लोगों ने मिहिर की आंखों में देखा तो उन्हें थोड़ा डर सा महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने एक भी कदम आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं की। वही धरा डर से कांप रही है। दादी माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया और उसकी कमर को सहलाते हुए कहा, बेटा धरा, डरो मत, दादी माँ है ना, उनके होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मेरा यकीन करो मेरी बच्चे। मिहिर ने जैसे ही धरा को देखा तो उसे काफी बुरा लगा। उसने अपना ब्लैक कार्ड निकाला और उसे टेबल पर रखते हुए कहा, क्या तुमने कभी इसे देखा है? जैसे ही उस आदमी ने मिहिर के ब्लैक कार्ड को देखा तो उसके एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो गए। हालांकि बाकी के लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई कार्ड देखा ही नहीं है, लेकिन उस आदमी ने एक दो बार इस कार्ड को शहर के बाहर कुछ लोगों को यूज करते हुए देखा है और इसके बारे में काफी कुछ सुना भी है। उस आदमी ने अपने मन में सोचा, ये छोटा बच्चा, इसके पास भला ये ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है? उसके एक्सप्रेशंस को देखते ही मिहिर समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए उसने मशीन की तरफ इशारा किया और कहा, क्यों ना तुम स्वाइप करके ही देख लो कि इसमें कितने पैसे हैं और मैं तुम्हारे पैसे चुका भी सकता हूं या नहीं, ये भी चेक कर लो। उस आदमी के पीछे खड़े लड़के मिहिर के पास आए और उस कार्ड को अपने मशीन में लगाकर चेक किया, पर उनके लिए उसमें कितना जीरो है ये गिनना भी मुश्किल हो रहा था। इन कुछ समय में ही वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरीके से शांत नजर आ रहे हैं। वह लोग मन ही मन सोचने लगे कि यह गरीब सा दिखने वाला लड़का अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया? आखिर इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? उसके कार्ड के अमाउंट को देखते ही वह लोग मिहिर की पोजीशन का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। वह आदमी मिहिर की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, मुझे अब भी तुम पर शक है। तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि तुम्हारे पास इतने पैसे हो। मुझे बताओ, कहीं तुमने इसे किसी से चुराया तो नहीं? मिहिर अब भी उस आदमी को ही घूर रहा है। उसके चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले। उसने उसके पीछे खड़े लोगों की तरफ देखते हुए कहा, जल्द से जल्द एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो और दोनों पार्टी की तरफ की बातें लिखो। उसके बाद मैं तुरंत ही तुम लोगों के अकाउंट में इनका उधार ट्रांसफर कर दूंगा। उसके बाद तुम लोगों को पता चल ही जाएगा कि यह कार्ड चोरी का है या फिर मेरा अपना। यह सुनते ही उस आदमी ने गुस्से से मिहिर को घूरना शुरू कर दिया। इस आदमी के इरादे धरा को लेकर ठीक नहीं है। वो शायद इसी उधारी के चलते धरा का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मिहिर ने उसके किए कराए पर पानी फेर दिया। तो अब क्या होगा कहानी में आगे? क्या करेगा ये गुंडा? क्या ये लोग मिहिर की बात मान लेंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिसकी कल्पना कभी मिहिर ने भी नहीं की होगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए रईसज़ादा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी रईसज़ादा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स।